99वीं बार मिशन फेल होने के बाद मैंने उस सीईओ हीरोइन से तलाक लेने का फैसला कर लिया जिससे पहले शादी हुई थी और बाद में प्यार होना था। अब मैं पूरी तरह टूट चुका था। उसी रात मैंने सिस्टम से रिक्वेस्ट की कि मुझे रुयान सम्रागी को पाने वाले मिशन से बाहर निकालकर मेरे असली घर वापस भेज दिया जाए ताकि मेरा टूटा दिल थोड़ा संभल सके। लेकिन सिस्टम बिल्कुल बेरहम निकला। उसने कहा कि मुझे पिछली गलतियों का ठीक से विश्लेषण करना चाहिए और आखिरी बार मिले इस मौके को गंभीरता से लेना चाहिए। मगर इस बार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने तय कर लिया था कि अब बस जैसे तैसे जल्दी से कहानी खत्म करनी है और तलाक लेकर घर लौट जाना है। इसलिए इस बार नायिका पूरब गई तो मैं पश्चिम चला गया। उसके पुरुष सहायक ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया तो मैंने मान लिया। उसका बचपन का प्यार बीमार होने का नाटक करने लगा तो मैं हंसता रहा। मैं बस इंतजार कर रहा था कि सिस्टम बोले, मिशन फेल, अब तुम्हें घर भेजा जा रहा है। लेकिन तभी नायिका ने अचानक अपने तयशुदा हीरो लोगों को छोड़कर मुझे पकड़ लिया। आंखें लाल थी और वो पागलों की तरह मुझसे चिपक गई। अरे ये क्या? सिस्टम, तुमने तो कहा था ये सिर्फ ड्रामेबाज रोमांस कहानी है। ये अचानक इतना 18+ कैसे हो गया? कॉन्फ्रेंस रूम में कंपनी की सीईओ लियू रुयान ने मेज पर जोर से हाथ पटका और गुस्से से बोली, जी बोदा, तुमने आत्ताओं को फंसाने की साजिश क्यों की? उसका गुस्से से भरा चेहरा देखकर मैंने बस एक लंबी जम्हाई ली और आराम से मोबाइल चलाता रहा। फिर वही सीन, वही डायलॉग। मैं ये सब 99 बार सुन चुका था। आज तो पूरे 100 बार हो गए। अब तो चाहे लियू रुयान न उबे, लेकिन मुझे तो उल्टी आने लगी थी। जी बोदा, मैं तुमसे बात कर रही हूं। ये कैसा रवैया है? मुझे आधी नींद में देखकर उसका चेहरा और काला पड़ गया। उसी वक्त उसके पास खड़ा उसका खास सहायक बी युनताओ, जो हमेशा फूलों वाली शर्ट पहनता था और ऊपर से भोला बनने की एक्टिंग करता था, मुझे देखकर उकसाने वाली मुस्कान देने लगा। लेकिन अब मुझे उसकी तरफ देखने का भी मन नहीं था। पहली बार जब यह कहानी शुरू हुई थी तब मैं पूरे जोश में था। मैंने तर्क दिए, सफाई दी, उसे समझाने की कोशिश की। दूसरी बार तो मैंने पहले से सबूत भी इकट्ठा कर लिए थे कि बी युनताओ ही मुझे फंसा रहा है। लेकिन लगभग 50वीं बार तक आते आते मेरा सब्र टूट गया। मैंने गुस्से में जाकर लियू रुयान और बी युनताओ दोनों को एक एक जोरदार थप्पड़ भी मार दिया था। फिर भी नतीजा हर बार एक ही निकला। मेरी हर सफाई और हर सबूत उसके लिए झूठ था। अंत में हमारा रिश्ता टूटता, वो मुझसे तलाक लेती और सिस्टम मिशन फेल घोषित कर देता। इसलिए 100वीं बार मैंने पूरी तरह हार मान ली। अब जाए भाड़ में ये मिशन। मुझे बस जल्दी से तलाक चाहिए था ताकि सिस्टम मुझे वापस मेरी असली दुनिया में भेज दे। मैंने लापरवाही से सिर हिलाया और कहा, हाँ, सब सही है, ये सब मैंने ही किया। मुझे भी युनताओं से जलन थी। वो मुझसे ज्यादा काबिल है, तुम उसका मुझसे ज्यादा भरोसा करती हो। इसलिए मैंने उसे फंसाया, दबाया और कंपनी से निकालना चाहा। मैं घटिया इंसान हूं। मेरी नीयत खराब है, काबिलियत बेकार है, मैं कंपनी पर दाग हूं। तुम्हारा पति कहलाने लायक भी नहीं हूं। इसलिए मैं खुद इस्तीफा देता हूं और यही मेरी सजा होगी। अब ठीक है ना प्रेसिडेंट लियू? मेरे इतना कहते ही पूरा कॉन्फ्रेंस रूम शांत हो गया। बी युनताओ ने तो पहले से ढेर सारे भड़काऊ डायलॉग तैयार कर रखे थे, लेकिन मुझे सब मानते देखकर उसकी सारी बातें गले में ही अटक गई। चेहरा लाल पड़ गया। लियू रुयान भी चौंक गई। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से सब मान लूंगा। मैंने सोचा अब वो मौके का फायदा उठाकर मुझे बाहर निकाल देगी, लेकिन उल्टा वो शक भरी नजरों से मुझे देखने लगी। जी बोदा, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मैंने आंखें घुमाई। हे भगवान, पहले तो हर बार तुम अपने इस ग्रीन टी सहायक को खुश करने के लिए मुझे तुरंत निकालना चाहती थी। अब जब मैं खुद जा रहा हूं तो तुम्हें दिक्कत हो रही है? मैंने मासूम चेहरा बनाकर कहा, कुछ नहीं चाहता। मैंने कंपनी के नियम तोड़े हैं, कंपनी की बदनामी की है। इस्तीफा देना तो सामान्य बात ना। इतना कहकर मैंने जेब से पहले से तैयार तलाक के कागज निकाले और मेज पर फेंक दिए। और हाँ, इसे भी साइन कर दो। चिंता मत करो, मुझे एक पैसा नहीं चाहिए, बस तुम्हारी मंजूरी चाहिए। तलाक के कागज देखते ही बी युनताओं की आंखें चमक उठीं, लेकिन ऊपर से वो फिर नकली सज्जन बनने लगा। भाई जी, ऐसा मत कीजिए। प्रेसिडेंट लियू बस गुस्से में है, तलाक तक जाने की क्या जरूरत है? उसकी मीठी जहरीली बातें सुनकर मैं अंदर ही अंदर खुश हो गया। हाँ, बस यही चाहिए था। और भड़काओ, जल्दी करो, ताकि लियू रुयान गुस्से में आकर तुरंत साइन कर दे। मैं उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। वाकई उसका सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा था और वो तलाक के कागज कसकर पकड़े हुए थी। मैं मन ही मन खुशी से झूम उठा। हो गया, इस बार तो रिकॉर्ड टूटेगा। 10 मिनट में तलाक, इतिहास का सबसे तेज मिशन फेल। मैं तो सोचने लगा था कि घर पहुंचकर पहले गेम खेलूंगा या दोस्तों के साथ बारबेक्यू खाने जाऊंगा। लेकिन तभी चिराग, एक तेज आवाज सुनाई दी। मैंने देखा और चेहरे की मुस्कान जम गई। लियू रुयान ने तलाक के कागज 2 टुकड़ों में फाड़ दिए थे। स्क्रीन पर चल रही रिकॉर्डिंग इतनी साफ थी कि बी युनताओं के दांतों में फंसी सब्जी तक दिखाई दे रही थी। एक पल में पूरे कॉन्फ्रेंस रूम की नजरें उसके सफेद पड़ चुके चेहरे पर टिक गई। बी युनताओ घबरा गया और हकलाते हुए सफाई देने लगा। नहीं प्रेसिडेंट लियू, आप लोग मेरी बात सुनिए, इसमें गलतफहमी है, किसी ने मुझे मजबूर किया था। चुप। लियू रुयान अब उसकी एक भी बात सुनना नहीं चाहती थी। उसने उसे देखने तक की जहमत नहीं उठाई। घबराए हुए भी युनताओं को देखकर मैं बस मन ही मन आह भर सका। कमाल है, आजकल के ये ग्रीन टी टाइप मेल असिस्टेंट भी कितने बेकार होते हैं। ऊपर से मॉडल जैसे दिखते हैं, लेकिन दिमाग सड़े हुए आलू जैसा।
मैं उदास चेहरा बनाए खड़ा था, लेकिन लियू रुयान ने कुछ और ही समझ लिया। वो जल्दी से मेरे पास आई और पहली बार उसके चेहरे पर पछतावा दिखा। सॉरी जी बोदा, इस बार सच में मैंने जल्दबाजी में फैसला ले लिया। मुआवजे में तुम जो चाहो मांग सकते हो। मेरी आंखों में तुरंत चमक लौट आई। मैंने फट से उसका हाथ पकड़ लिया। सच में कुछ भी? मेरे रिएक्शन से वो थोड़ा चौंक गई, लेकिन फिर भी गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, अगर वो मेरे बस में हुआ तो। बहुत बढ़िया। मैंने तुरंत पलटकर एक और तलाक का पेपर निकाला और पेन समेत उसके हाथ में ठूंस दिया। तो जल्दी से इस पर साइन कर दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तलाक चाहिए। लियू रुयान एकदम चुप रह गई। उसके चेहरे पर आया पछतावा वही जम गया। वो अजीब नजरों से मुझे देखने लगी। तुम एक और कॉपी भी साथ लाए हो? मैंने बड़े आराम से अपना बैग खोल दिया। अंदर एक जैसी दर्जनों तलाक की कॉपियां भरी पड़ी थी। लियू रुयान के होंठ फड़क गए। शायद उसे लगा मैं अभी भी नाराज होकर नाटक कर रहा हूं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने बैग से एक चेक निकाला, उस पर रकम लिखी और मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये लो, इसे मुआवजा समझो। मैंने रकम देखी, पूरा 6 जीरो। अगर पहले वाला मैं होता तो खुशी से पागल हो जाता, लेकिन अब मुझे पैसों की कमी थी क्या? मुझे चाहिए थी आजादी। मैंने चेक लिया और उसके सामने ही टुकड़े टुकड़े कर दिया। मैंने कहा ना, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तलाक चाहिए। उड़ते हुए चेक के टुकड़ों के बीच लियू रुयान पूरी तरह स्तब्ध रह गई। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तलाक के लिए इतना जिद्दी हो जाऊंगा। उसकी आंखों में अपराध बोध और गहरा हो गया। फिर उसने मुड़कर डर से कांप रहे भी युनताओं की तरफ देखा। बताओ, इसके साथ क्या किया जाए? मेरा दिमाग तुरंत तेजी से दौड़ने लगा। हालांकि भी युनताओ थोड़ा बेवकूफ था, लेकिन काम का आदमी था। जब तक वो आसपास रहेगा तब तक मेरे और लियू रुयान के बीच गलतफहमियां पैदा होती रहेंगी। और वही तो मेरे तलाक मिशन की सबसे बड़ी उम्मीद थी। अगर उसे निकाल दिया गया तो लियू रुयान के आसपास भड़काने वाला कोई नहीं बचेगा। और अगर किसी दिन अचानक उसे मेरा हैंडसम चेहरा पसंद आ गया और उसने मुझे जाने से मना कर दिया तो? मैंने जल्दी से गला साफ किया और बोल पड़ा। मुझे लगता है बी युनताओ से गलती तो हुई है, लेकिन उसकी मजबूरी भी थी। और वैसे भी वो बहुत काबिल है, कंपनी का अहम हिस्सा है। इतनी छोटी सी बात पर उसे निकालना कंपनी का नुकसान होगा। मेरे हिसाब से उसे निकालना तो दूर, प्रमोशन और सैलरी बढ़ानी चाहिए। चाहो तो शेयर भी दे दो। मैं बोलते बोलते इतना आगे निकल गया कि लगभग उसे आसमान पर चढ़ा दिया। लेकिन मेरी बात सुनने के बाद लियू रुयान ने मुझे ऐसे देखा जैसे कह रही हो, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। फिर उसने तुरंत ऐलान किया, बी युनताओ, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। अभी जाकर एचआर से प्रक्रिया पूरी करो। प्रेसिडेंट लियू, अभी निकलो। उसकी पक्की आवाज सुनकर मैं पूरी तरह सुन्न रह गया। अरे, ये तो मेल लीड बनने का सबसे बड़ा दावेदार था। इसे निकाल दिया तो मैं तलाक कैसे लूंगा? मैं तुरंत उसके सामने आकर समझाने लगा। प्रेसिडेंट लियू, दोबारा सोचिए। बी युनताओ कंपनी के लिए सच में बहुत उपयोगी है। अगर वो ना होता तो इतने कॉन्ट्रैक्ट कैसे आते? लेकिन वो बस चुपचाप मुझे देखती रही, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। मुझे अचानक बहुत बुरा एहसास हुआ। और सच में अगले ही पल उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, जी बोदा, तुम्हारे साथ इतना सब होने के बाद भी तुम इतने बड़े दिल वाले हो। इतने शांत दिमाग से कंपनी के बारे में सोच रहे हो। तुम जैसे कर्मचारी का होना मेरे और कंपनी दोनों के लिए सौभाग्य की बात है। आज से तुम्हारी सालाना सैलरी दोगुनी और मेरे शेयरों में से 5% अभी के अभी जी बोदा के नाम किए जाएंगे। अब से वो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट होंगे। इतना कहकर उसने जमीन पर पड़े भी युनताओं को लात मारी। जाओ, डिप्टी प्रेसिडेंट जी से माफी मांगो। शुक्र मनाओ कि इन्होंने पुरानी बातों को दिल पर नहीं लिया, नहीं तो मैं तुम्हें इंडस्ट्री से हमेशा के लिए बैन कर देती। मैं पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। बी युनताओ भी सदमे में था। क्या लियू रुयान ने गलती से किसी और कहानी की स्क्रिप्ट उठा ली है? ये तो वो डायलॉग थे जो उसे भी युनताओं के लिए बोलने चाहिए थे। उधर भी युनताओ मुझे कच्चा चबा जाने वाली नजरों से देख रहा था, लेकिन गुस्सा होने के बावजूद वो कुछ कर नहीं सकता था। उसने दांत पीसते हुए कहा, सॉरी प्रेसिडेंट जी, मैंने बेबस होकर आह भरी। कोई बात नहीं छोटे भाई, मेहनत जारी रखो। अगली बार थोड़ा चालाक बनना। उम्मीद है जल्दी मुझे हटाकर मेरी जगह ले लोगे। बी युनताओ का चेहरा और हरा पड़ गया। शायद उसे लगा मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूं। वो गुस्से से कांपने लगा, लेकिन अब मुझे उसकी परवाह नहीं थी। जब तलाक हुआ ही नहीं तो बेहतर था कि मैं जल्दी घर जाकर सो जाऊं। जब मैं घर पहुंचा तब तक पूरी रात हो चुकी थी। मैं कमरे में गया और आदत के मुताबिक अपना तकिया और कंबल उठाकर सोफे पर सोने की तैयारी करने लगा। आखिर इस पहले शादी बाद में प्यार वाली कहानी में भले ही मेरी और लियू रुयान की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन हमने आज तक एक किस तक नहीं किया था। एक ही बिस्तर पर सोना तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, पीछे से उसकी ठंडी आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? पता नहीं लियू रुयान कब लौट आई थी। वो दरवाजे के सहारे खड़ी मुझे देख रही थी। मैंने हाथ में पकड़ा तकिया हिलाया। लिविंग रूम, आज मैं सोफे पर सो जाऊंगा। कुछ पल चुप रहने के बाद वो अचानक बोली, नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं। नहीं, तुम नहीं चाहते। मैं तुरंत भौहें सिकोड़ बैठा। अरे, ये वही बर्फ जैसी ठंडी सीईओ है ना? अब जबरदस्ती भी करने लगी। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं क्या चाहता हूं ये मैं खुद तय करूंगा। इतना कहकर मैंने कंबल खींचा और बाहर जाने लगा। लेकिन शायद लियू रुयान का संतुलन बिगड़ गया। वो लड़खड़ाकर सीधे मेरी तरफ गिर पड़ी। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की,
लेकिन खुद भी संतुलन खो बैठा। आखिर में हालत ये हुई, मैं नीचे, वो ऊपर, हम दोनों जमीन पर गिरे पड़े थे और एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। पूरा माहौल अजीब सा हो गया। तभी भ्रर जमीन पर गिरा, उसका फोन वाइब्रेट हुआ और वो अजीब सन्नाटा टूट गया। एक मैसेज था। मेरी नजर तुरंत भेजने वाले के नाम पर पड़ी, इतो माकोतो। मेरी आंखें चमक उठीं। अरे वाह, मेरा मसीहा आ गया। मैं फट से उठकर बैठा, लेकिन जल्दी में मेरी थोड़ी सीधे लियू रुयान के माथे से टकरा गई। वो दर्द से सिसकारी भरते हुए बोली, तुम अचानक इतने एक्साइटेड क्यों हो गए? लेकिन जब उसने फोन स्क्रीन पर मैसेज देखा, मैं वापस देश आ गया हूं, क्या तुम मुझे लेने आ सकती हो? तो वो वही ठिठक गई। जी बोदा, मैं। वो सफाई देने ही वाली थी कि मैं 300 किलो वाले बच्चे की तरह खुशी से मुस्कुराने लगा। कोई बात नहीं, जल्दी जाओ, मैं घर संभालूंगा। इतने साल बाद तुम्हारा पहला प्यार वापस आया है। तुम उससे मिलने नहीं जाओगी तो कौन जाएगा? लेकिन मेरी ये अजीब खुशी देखकर लियू रुयान की आंखों में उल्टा शक भर गया। शायद उसे लगा कि मैं अभी भी दिन वाली बात से नाराज हूं और जानबूझकर उसे परख रहा हूं। उसने फोन वापस रख लिया। जी बोदा, अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। उसकी तबीयत को देखते हुए मैं किसी ड्राइवर को भेज दूंगी। अरे ऐसा कैसे चलेगा? मैंने तुरंत टोका। वो इतनी दूर से वापस आया है और तुम सिर्फ ड्राइवर भेज दोगी? उसका दिल टूट जाएगा। मैंने बिना उसकी बात सुने टेबल से कार की चाबी उठाई और उसका हाथ पकड़कर पार्किंग की तरफ भागने लगा। चलो चलो, इतनी ठंड में देर हुई तो बेचारा बर्फ की मूर्ति बन जाएगा। लियू रुयान बस चुपचाप मेरे पीछे खिंचती चली आई। उसकी आंखें बेहद उलझी हुई थी। पता नहीं वो क्या सोच रही थी। एयरपोर्ट पहुंचते ही हमने दूर एक बेहद हैंडसम आदमी को खड़ा देखा। वो था इतो माकोतो, लियू रुयान का तयशुदा मेल लीड। जैसे ही उसने लियू रुयान को देखा, वो मुस्कुराया। रुयान, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। लेकिन फिर उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी और उसकी मुस्कान जम गई। कमाल है, इसके डायलॉग ही बंद हो गए। जब मैंने देखा कि वो और लियू रुयान दोनों अजीब नजरों से मुझे देख रहे हैं, तो मैं तुरंत 2 कदम पीछे हट गया। अरे, आप लोग मुझे इग्नोर करो। गले लगना है लगो, किस करना है करो, जल्दी पैचअप करो, टाइम मत बर्बाद करो। लेकिन मेरी बात सुनकर लियू रुयान की नजरें और जटिल हो गई। कुछ देर चुप रहने के बाद वो भी 2 कदम पीछे हटी और ठंडे स्वर में बोली, तुम्हें पता होना चाहिए, जब मेरे माता पिता की कंपनी मुश्किल में थी और तुम बिना कुछ कहे विदेश चले गए थे, उसी वक्त हमारे बीच सब खत्म हो गया था। इतो माकोतो का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। मैं जल्दी से बीच में कूद पड़ा। अरे इतनी जल्दी फैसला मत करो ना, क्या पता कोई मजबूरी रही हो, जैसे उसे कैंसर हो गया हो और वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता हो। मेरी बात सुनकर इतो माकोतो ने मुझे अजीब नजरों से देखा, फिर धीरे से आह भरी। रुयान, गलत मत समझना, मैं इस बार तुम्हारी जिंदगी में दखल देने नहीं आया। मैं सिर्फ इलाज के लिए वापस आया हूं। लियू रुयान चौंक गई। तुम बीमार हो? उसने सिर हिलाया। एक बहुत दुर्लभ दिल की बीमारी है। डॉक्टरों ने कहा है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा, इसलिए मुझे वापस आकर इलाज कराने को कहा गया। वो रुका, फिर बोला, जब तक मुझे अपने जैसे रेयर ब्लड ग्रुप वाला हार्ट डोनर नहीं मिल जाता। इतना कहकर उसने दुखी मुस्कान दी, जैसे मौत को पहले ही स्वीकार कर चुका हो। लेकिन तभी लियू रुयान की नजर अचानक मेरी तरफ घूम गई। रेयर ब्लड ग्रुप? तो फिर जो मैं अभी तक नींद में था, अचानक पूरी तरह जाग गया। पिछली 99 बार के अनुभव से मुझे पता था कि अब क्या होने वाला है। अब लियू रुयान मुझसे दिल दान करने की विनती करेगी, बदले में मुझे आर्टिफिशियल हार्ट दिलवाने और मेरी हर इच्छा पूरी करने का वादा करेगी। और हाँ, पहले मैं मना भी कर चुका हूं। यहां तक कि मैंने इतो माकोतो की नकली बीमारी का सच उजागर करने की कोशिश भी की थी। लेकिन नतीजा, लियू रुयान ने लोगों से मुझे बेहोश करवाकर ऑपरेशन टेबल पर बांध दिया था। फिर एनेस्थीसिया देकर मेरा दिल जबरदस्ती निकाल लिया गया। तो अब चाहे हाँ बोलूं या ना, कटना तो था ही। कम से कम खुशी खुशी मान जाओ तो दर्द कम होगा। मैं तुरंत बोल पड़ा, मैं तैयार हूं। लियू रुयान हैरान रह गई। मैंने अभी बताया भी नहीं कि क्या करना होगा। अगर इससे तुम्हारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचे तो? उसकी आंखों में हल्की दया उभरी। मैंने भी उसकी तरफ फिल्मी अंदाज में देखा। कोई बात नहीं, अगर ये तुम्हारे लिए है तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। इस बार लियू रुयान सचमुच चुप हो गई। वो मुझे ऐसे देखने लगी जैसे पहली बार पहचान रही हो। काफी देर बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम बदले में क्या चाहते हो? मैंने तुरंत फिर अपना अनमोल तलाक का पेपर निकाल लिया। तलाक? बस यही मेरी आखिरी इच्छा है, प्लीज इसे पूरा कर दो। मैंने पेन उसकी तरफ बढ़ाया। मेरी आंखों में घर लौटने की उम्मीद चमक रही थी। लेकिन वो फिर चुप हो गई। काफी देर तक तलाक के कागजों को देखती रही, फिर धीरे से सिर हिलाया। इस बारे में मैं दोबारा सोचूंगी। इतो माकोतो की आंखों में हल्की नाराजगी चमकी, लेकिन उसने फिर भी सज्जन बनने का नाटक किया। रुयान सही कह रही है, ऐसी चीजों के लिए किसी पर दबाव नहीं डालना चाहिए। और वैसे भी मिस्टर जी अभी तुम्हारे पति है, मैं किसी का प्यार कैसे छीन सकता हूं? फिर उसने लियू रुयान को देखा। काफी समय हो गया, क्यों ना कल साथ में डिनर करें? लियू रुयान ने अनजाने में फिर मेरी तरफ देखा। मैं मन ही मन चिढ़ गया। बार बार मुझे क्यों देख रही हो? मैं तुम्हारा बाप थोड़ी हूं। लेकिन उसने गहरी सांस ली, जैसे कोई फैसला कर लिया हो। सॉरी, मैं। उसके मना करने से पहले ही मैंने उसका मुंह ढक दिया। वो तैयार है, कल दोपहर ना, हम जरूर आएंगे। मैंने खुशी खुशी उसकी तरफ से जवाब दे दिया। इतो माँ को तो थोड़ा चौंका, फिर बनावटी मुस्कान दे दी।
लेकिन जाते वक्त उसने धीमी आवाज में सिर्फ मुझे सुनाई देने वाले लहजे में कहा, जी बोदा, मेरे सामने प्यार जताने की कोशिश मत करना, तुम मुझसे जीत नहीं सकते। अगले दिन मैं जबरदस्ती लियू रुयान को लेकर उस आलीशान रेस्टोरेंट पहुंचा जो इतो माकोतो ने बुक किया था। जगह इतनी लग्जरी थी कि दरवाजे के हैंडल तक सोने के बने लग रहे थे। इतो माकोतो बड़े आराम से ऑर्डर देने लगा। फ्रेंच स्नेल, टॉप क्वालिटी कैवियार, ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर, पूरा शाही खाना। खाते वक्त वो जानबूझकर लियू रुयान के बारे में अपनी जानकारी दिखाने लगा। उसे धनिया पसंद नहीं, कॉफी में सिर्फ एक शुगर क्यूब डालती है। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं तो बस सिर झुकाकर जमकर खाना खा रहा था। वैसे भी जल्दी ही मुझे इस दुनिया से बाहर भेज दिया जाएगा, तो मुफ्त का खाना क्यों छोड़ूं? आसपास बैठे लोग बड़े शाही कपड़ों में थे। सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई गांव का गंवार पहली बार शहर आया हो। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, उसे तो चाकू कांटा इस्तेमाल करना भी नहीं आता, देखो लॉबस्टर कैसे खा रहा है, जैसे 3 दिन से भूखा हो। उनकी हंसी मेरे कानों में साफ पड़ रही थी। इतो माकोतो ने होंठ मोड़े और नैपकिन से मुंह पोंछते हुए ऊंची आवाज में कहा, जी बोदा, बाहर निकलते हो तो थोड़े टेबल मैनर्स सीख लेने चाहिए, नहीं तो सिर्फ रुयान की बेइज्जती होती है। उसके इतना कहते ही धड़ाम, हमेशा शांत और ठंडी रहने वाली लियू रुयान ने अचानक पूरी टेबल पलट दी। इतो माकोतो, जुबान संभाल कर बात करो। जी बोदा अब मेरे पति है। मेरे मुंह में भरा आधा लॉबस्टर सीधा नीचे गिर गया। ये स्क्रिप्ट कुछ ज्यादा ही पागल नहीं हो गई? पिछली 99 बार में तो वो इतो माकोतो को हाथों पर उठाकर रखती थी, और आज उसके लिए टेबल पलट दी। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ और माहौल शांत करने लगा। अरे कोई बात नहीं मिस्टर इतो, तो मजाक कर रहे थे, मैं तो ऐसा ही हूं, गंवार टाइप, हाई क्लास जगहों के लायक नहीं। वो प्रेसिडेंट लियू, आप लोग आराम से खाना खाइए, मेरा पेट थोड़ा खराब लग रहा है, मैं चलता हूं। मैंने बोलते बोलते इतो माकोतो को आंख भी मारी। अगर मैं और रुका तो डर था कहीं लियू रुयान अगली टेबल के साथ मुझे भी ना पलट दे। लेकिन मैं अभी एक कदम ही चला था कि किसी ने मेरी कलाई पकड़ ली। रुको, मैं भी खा चुकी हूं, लियू रुयान ने ठंडे स्वर में कहा और मुझे खींचकर बाहर ले जाने लगी। इतो माकोतो के पास से गुजरते हुए वो रुकी। तुम्हारी बीमारी के लिए मैं अलग टीम लगवाऊंगी, तुम्हें सबसे अच्छा इलाज मिलेगा। लेकिन इतो माकोतो, अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो आगे से मुझसे संपर्क मत करना। इतो माकोतो का चेहरा तुरंत हरा पड़ गया। वो तो अपने डायलॉग तक भूल गया, लेकिन उसकी जहरीली नजरें मुझ पर जमी रहीं, जैसे मैंने उसके खानदान की कब्र खोद दी हो। मैं अंदर ही अंदर रो पड़ा। भाई, ये सब तूने खुद किया है, इतनी बड़ी देवी को चढ़ाएगा तो यही होगा। मैंने मन ही मन आह भरी, सच में तुम लोगों से कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही लियू रुयान मुझे लेकर बाहर जाने लगी, इतो माकोतो आखिर घबरा गया। उसने तुरंत दुखी चेहरा बनाकर कहा, रुयान, गलत मत समझो, मेरा कोई और मतलब नहीं था। मैं तो पहले ही मरने की तैयारी कर चुका हूं, लेकिन इस दुनिया से जाने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है। लियू रुयान के कदम सच में रुक गए। तुम्हें याद है बचपन में हमने क्या वादा किया था? मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं। अरे, ये वाला सीन तो मुझे याद है। बचपन में दोनों ने खेल खेल में वादा किया था कि बड़े होकर दुनिया की सबसे शानदार शादी करेंगे। अब लियू रुयान अपराध बोध में आकर उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने मान जाएगी, और मैं, उसका नाम का पति, आखिरकार नौकरी से छुट्टी पा जाऊंगा। हो गया, इस बार तो सब सेट है। मैं उत्साह से लियू रुयान की तरफ देखने लगा, उसके मुंह से मुझे याद है सुनने का इंतजार करते हुए। लेकिन काफी देर चुप रहने के बाद उसने सिर हिलाया। मुझे याद नहीं। मैं दंग रह गया। इतो माकोतो भी स्तब्ध था। अरे, ये औरत स्क्रिप्ट फॉलो क्यों नहीं कर रही? उसके बोलने से पहले ही मैं तेजी से वापस भागा और बोल पड़ा, मुझे याद है, तुम दोनों ने तय किया था कि बड़े होकर शानदार शादी करोगे, है ना? इतो माकोतो चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? मैंने उसे इग्नोर किया और पूरी गंभीरता से लियू रुयान की तरफ देखा। तलाक ले लो, इसे उसकी आखिरी इच्छा समझकर पूरा कर दो। इतना कहकर मैंने फिर अपना प्यारा तलाक का पेपर निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। लेकिन लियू रुयान ने भौहें सिकोड़ ली। जी बोदा, मेरे और उसके बीच सब खत्म हो चुका है। नहीं खत्म हुआ। पिछली 99 असफल कोशिशें याद करते हुए मैं तुरंत इतो माकोतो की तरफदारी करने लगा। इतो माकोतो एक पल के लिए चौंक गया। तुम्हें ये सब कैसे पता? लेकिन मुझे उसे समझाने का कोई मूड नहीं था। मैंने गंभीर चेहरा बनाकर लियू रुयान की तरफ देखा। तलाक ले लो, इसे उसकी आखिरी इच्छा समझकर पूरा कर दो। इतना कहकर मैंने फिर अपना अनमोल तलाक का पेपर निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। लेकिन लियू रुयान की भौहें सिकुड़ गई। जी बोदा, मेरे और उसके बीच सब खत्म हो चुका है। खत्म नहीं हुआ। पिछली 99 असफल कोशिशें याद करते हुए मैं तुरंत इतो माकोतो की तरफदारी करने लगा। अगर सब खत्म हो गया है तो तुम्हारी स्टडी में रखी द लिटिल प्रिंस किताब के अंदर अभी भी उसका दिया हुआ शहतूत के पत्ते वाला बुकमार्क क्यों रखा है? और अगर सब खत्म हो गया तो तुम्हारे ऑफिस कंप्यूटर का पासवर्ड पहले उसका जन्मदिन क्यों हुआ करता था? मेरी बातें सुनते ही लियू रुयान स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में साफ लिखा था, इसे ये सब कैसे पता? उधर इतो माकोतो भी पूरी तरह हैरान था, क्योंकि ये सारे डायलॉग तो वही थे जो पिछली 99 कोशिशों में वो लियू रुयान को रोकने के लिए बोल चुका था। लेकिन जल्दी ही वो संभल गया और नकली उदारता दिखाते हुए बोला, रुयान, रहने दो, जी बोदा को मजबूर मत करो। नहीं, मैंने धर्म योद्धा वाले अंदाज में उसे बीच में ही रोक दिया। शादी तो होगी, और सिर्फ शादी नहीं, दुनिया की सबसे भव्य शादी होगी। ऐसी शादी की पूरी दुनिया तुम्हारे इस अमर प्रेम को याद रखे।
मैं इतना जोश में बोल रहा था कि खुद ही भावुक होने लगा था। वही लियू रुयान मुझे बेहद जटिल नजरों से देख रही थी। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे हाथ उठाया। मेरा दिल धक धक करने लगा। हो गया, आखिरकार मैं घर जा पाऊंगा। ये अभिशप्त मिशन खत्म। लेकिन तभी भ्रर भ्रर लियू रुयान का फोन अचानक तेजी से वाइब्रेट करने लगा। आखिर में उसने फिर भी साइन नहीं किया और कॉल उठा ली। अगले ही पल फोन से एचआर की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। प्रेसिडेंट लियू, बड़ी समस्या हो गई। असिस्टेंट बी, वो कंपनी की छत से कूदने वाला है। मेरे दिमाग में भन भानाहट सी होने लगी। धत तेरे की, फिर वही मनहूस भी उनताओ। ये आदमी मेरी तलाक योजना के पीछे ही क्यों पड़ा है? लियू रुयान का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसने जल्दी से इतो माकोतो से माफी मांगी और भागती हुई बाहर निकल गई। पीछे से इतो माकोतो ठंडी हंसी हंसा। इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। मैंने उसकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं समझी और सीधे लियू रुयान के पीछे कंपनी की तरफ भाग गया। कंपनी के नीचे लोगों की भारी भीड़ जमा थी। छत पर भी युनताओ आधा शरीर बाहर लटकाए चिल्ला रहा था, कोई पास मत आना वरना मैं कूद जाऊंगा। लियू रुयान का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो माइक लेकर उसे समझाने लगी। बी युनताओ, शांत हो जाओ, नीचे आओ, हम बात करेंगे। पास खड़े नेगोशिएशन एक्सपर्ट भी उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बी युनताओ किसी की नहीं सुन रहा था। नाक बहाते और रोते हुए उसने अपना ड्रामा शुरू कर दिया। प्रेसिडेंट लियू, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। मुझे जी बोदा से जलन थी, इसलिए मैंने वो सब किया। मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। अब सिर्फ मरकर ही प्रायश्चित कर सकता हूं। ये सुनते ही मेरी आंखें चमक उठीं। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। मैं तुरंत भीड़ चीर कर लियू रुयान के पास पहुंचा और जोर से चिल्लाया, बी युनताओ, तुम्हारी भावना मैं समझ गया। तुम दोनों को मिलाने के लिए मैं खुद पीछे हटने को तैयार हूं। मैं अभी प्रेसिडेंट लियू से तलाक ले लेता हूं और तुम्हारे लिए जगह खाली कर देता हूं। बी युनताओ पहले तो दंग रह गया, फिर शक भरी नजरों से मुझे देखने लगा। मैंने तुरंत हाथ में पकड़ा तलाक का पेपर हिलाया, फिर जल्दी से लियू रुयान को उकसाने लगा। जल्दी साइन करो, ये इंसानी जान का सवाल है। एक जिंदा इंसान तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रहा है। मैंने पिछली 99 बार में उसके द्वारा मुझ पर इस्तेमाल किए गए सारे भावनात्मक डायलॉग उसी पर वापस चला दिए, यहां तक कि पेन भी जबरदस्ती उसके हाथ में ठूंस दिया। लेकिन इस बार लियू रुयान मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की दया थी। लेकिन ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी। मैंने तुरंत हीरो बनते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, बस तुम और कंपनी सुरक्षित रहो। मेरे साथ क्या होता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। शायद उसने सच में मेरी दृढ़ता महसूस कर ली थी। उसने दांत भींचे और आखिरकार पेन उठा लिया। बी युनताओ की आंखों में तुरंत जीत की चमक उभरी। मैं भी मन ही मन खुशी से झूम उठा। इस बार तो पक्का हो गया। लेकिन अगले ही पल लियू रुयान ने वो पेन सीधे छत से नीचे फेंक दिया। फिर माइक उठाकर ठंडी आवाज में बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कूदना है तो कूद जाओ। बी युनताओ दंग रह गया। मैं भी दंग रह गया। रुको, ये स्क्रिप्ट गलत है। रोमांटिक ड्रामा के हिसाब से तो नायिका को अपने ग्रीन टी असिस्टेंट को बचाने के लिए रोते रोते सारी शर्तें मान लेनी चाहिए थी। ये उसे मरने के लिए कैसे छोड़ सकती है? उधर भी युनताओ को भी उम्मीद नहीं थी कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। असल में वो सिर्फ नाटक कर रहा था। अब सच में फंस चुका था। उसने फिर दुखी एक्टिंग जारी रखने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया। वो सच में नीचे गिर पड़ा। हालांकि उस पर भी मेल लीड वाला प्लॉट आर्मर था। वो सीधा नीचे लगे सेफ्टी एयरबैग पर गिरा। मानना पड़ेगा, इन मुख्य किरदारों की जान बड़ी मजबूत होती है। फिर भी वो बुरी तरह घायल हो गया और तुरंत एम्बुलेंस में डालकर ले जाया गया। कम से कम कुछ समय तक तो वो नया ड्रामा नहीं कर पाएगा। मैं दूर जाती एम्बुलेंस को देखकर बस बेबस होकर सिर हिलाता रह गया। काम बिगाड़ने में तो मास्टर है। तभी मुझे एहसास हुआ कि लियू रुयान ने पता नहीं कब से मेरा हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। वो मुझे घूरते हुए बोली, जी बोदा, आज के बाद चाहे कुछ भी हो, तलाक की बात इतनी आसानी से मत करना। मैं थोड़ा चौंक गया। पिछली 99 कोशिशों में मैंने उसे कभी ऐसा नहीं देखा था। कहीं ये सच में मुझसे प्यार तो नहीं करने लगी? लेकिन अगले ही पल मैंने खुद ही उस विचार को झटक दिया। नहीं, आज बस भावनाएं ज्यादा उथल पुथल हो गई होंगी, इसलिए इसका दिमाग थोड़ा शॉर्ट सर्किट कर गया है। अगर इसे इतना आसानी से जीता जा सकता तो मैं 99 बार फेल क्यों होता, जैसा मैंने सोचा था। ऑफिस लौटने के बाद वो बस चुपचाप सोफे पर बैठी रही। चेहरे पर खोया हुआ सा भाव था। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब इतो माकोतो भी वहां पहुंच गया। शायद उसे लगा कि यही मौका है बीच में घुसने का। रुयान, तुम ठीक हो? शादी की तैयारियों के बारे में मेरा मानना है कि नहीं होगी। लियू रुयान अचानक सिर उठाकर उस पर चिल्लाई। इतो माकोतो पहले तो सन्न रह गया, फिर उसने गुस्से भरी नजरें मेरी तरफ डाली। स्पष्ट था कि उसे लग रहा था मैं पीछे से कुछ कर रहा हूं। लेकिन अगले ही पल उसने अचानक दुखी चेहरा बना लिया। सॉरी रुयान, शायद मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। मैं अभी चला जाता हूं, तुम दोनों खुश रहो। इतना कहकर वो मुड़ा और जाने लगा। मैं तुरंत आगे बढ़कर उसे रोकने लगा। अरे मिस्टर इतो, जाइए मत, बैठकर बात करते हैं। लेकिन मुझे रोकते देखकर उसके होठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। अगले ही पल उसका शरीर डगमगाया। उसने सीने पर हाथ रखा और सीधे मेरी तरफ गिर पड़ा। मुंह से दर्द भरी करान निकली। लियू रुयान का चेहरा तुरंत बदल गया। वो भागकर उसे संभालने पहुंची। इतो माकोतो, लेकिन मैं बिल्कुल शांत खड़ा था।
बल्कि मुझे तो थोड़ी हंसी आ रही थी। आखिर 99 बार ये सब देख चुका था। जी बोदा, क्या तुम मुझे सच में इतना मजबूर करोगे? मैं मन ही मन हैरान था। इसमें सोचने वाली क्या बात है? पिछली 99 बार तो तुमने 1 सेकंड में इतो माकोतो को चुना था। मैंने जोर से सिर हिलाया। हाँ, तुम्हें चुनना ही होगा। लियू रुयान फिर से चुप हो गई। मैं बेचैन हो गया। जमीन पर पड़ा इतो माकोतो भी बेचैन हो गया। आखिर वो सिर्फ नाटक कर रहा था। अगर ज्यादा देर तक मरता रहता और मरता नहीं, तो उसकी बीमारी का सच खुल जाता। जब मुझे लगने लगा कि इस बार भी सब खत्म हो गया, तभी लियू रुयान ने आखिरकार समझौता कर लिया। उसने तलाक के कागजों पर साइन कर दिए। उसकी आवाज भारी हो गई थी। अब ठीक है। मैं खुशी से लगभग उछल पड़ा और तेजी से सिर हिलाने लगा। बहुत जल्दी नकली डॉक्टर मरते हुए इतो माकोतो को लेकर बाहर चला गया। जाते जाते वो एम्बुलेंस की खिड़की से मुझे देखकर विजयी मुस्कान भी दे गया। लेकिन मैं भी मुस्कुरा रहा था। मैं आराम से ऑफिस के सोफे पर धम से बैठ गया और खुशी खुशी सिस्टम के आने का इंतजार करने लगा। अब तो मिशन फेल घोषित होगा और मैं घर जाऊंगा। 1 मिनट बीता, 5 मिनट बीते, 10 मिनट गुजर गए, लेकिन सिस्टम की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। मैं उलझन में सिर उठाने ही वाला था कि अचानक मेरी नजर लाल आंखों की एक जोड़ी से टकराई। पता नहीं कब लियू रुयान मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। वो बस मुझे घूर रही थी और उसकी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे नल खुल गया हो। क्यों जीबोदा, तुम बार बार मुझे खुद से दूर क्यों धकेलते हो? क्या तुम मुझसे इतना नफरत करते हो? मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो अचानक झुककर मुझे सोफे पर दबा चुकी थी। अगले ही पल उसने मुझे जोर से चूम लिया। मैं अभी संभल भी नहीं पाया था कि चमेली की तेज खुशबू सीधे मेरी सांसों में भर गई। मेरा पूरा दिमाग खाली हो गया। सीपीयू ही जल गया। रुको, ये क्या हो रहा है? स्क्रिप्ट में तो ऐसा कुछ नहीं था। ये तो एक दर्द भरी रोमांटिक कहानी होनी चाहिए थी। ये अचानक सीधे एडल्ट कंटेंट की तरफ क्यों भाग रही है? मैंने घबराकर उसे कंधों से पकड़ा और जोर से दूर धकेल दिया। रुको, रुको। मैं हाफ रहा था। मेरे होंठ सुन्न और जलते हुए लग रहे थे। लियू रुयान लड़खड़ाकर पीछे हुई, लेकिन उसकी लाल आंखें अब भी मुझ पर जमी थी। उन आंखों में अब पहले वाली ठंडक नहीं थी। उसकी जगह कुछ और था, कुछ पागलपन जैसा। वो मुझे घूरते हुए अचानक अपने बंधे बाल खोलने लगी। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो दोबारा मेरी तरफ झपटी। इस बार मैं तैयार था। मैं साइड में हटना चाहता था, लेकिन ऑफिस को लग्जरी सीईओ ऑफिस दिखाने के लिए हर तरफ बेकार की सजावटी चीजें और पौधे रखे हुए थे। भागने की जगह ही नहीं बची। आखिरकार उसने फिर मुझे सोफे पर दबा लिया। मैंने घबराकर लार निकली। लियू रुयान, तुम पागल हो गई हो क्या? वो बस मुझे घूरती रही। उसकी आंखें बेहद गंभीर थी। हाँ, मैं सच में पागल हो गई हूं। मैं पूरी तरह निरुत्तर हो गया। मार भी नहीं सकता था, भाग भी नहीं सकता था। और जो औरत खुद मान रही हो कि वो पागल है, उससे बहस भी क्या करनी? आखिर मैंने हार मान ली। चलो, जो होना है हो जाए। इसे ऐसे समझ लेते हैं जैसे रास्ते में किसी पागल कुत्ते ने काट लिया हो। पता नहीं कितना वक्त बीत गया। आखिरकार लियू रुयान फिर से अपनी पुरानी ठंडी सीईओ वाली शक्ल में लौट आई। उसने आराम से दोबारा बाल बांधे। मैंने खिड़की की तरफ देखा। सुबह हो चुकी थी। मैं और वो दोनों साथ में सोफे पर टिके बैठे थे, लेकिन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। माहौल इतना अजीब था कि पैरों की उंगलियों से 3 बेडरूम का फ्लैट खोदा जा सकता था। मैंने चुपके से उसकी तरफ देखा। पसीने से भीगे बाल उसके गालों से चिपके हुए थे। उससे उसकी बर्फ जैसी सीईओ वाली छवि थोड़ी नरम लग रही थी और अजीब तरह से खूबसूरत भी। लेकिन फिलहाल मुझे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, ये हरामी सिस्टम अभी तक आया क्यों नहीं? मेरे अनुभव के हिसाब से तो तलाक के पेपर साइन होते ही सिस्टम को मिशन फेल घोषित कर देना चाहिए था। फिर इस बार इतनी देर क्यों हो रही है? तभी मेरे दिमाग में लंबे समय बाद सिस्टम की आवाज गूंजी, लेकिन इस बार उसकी आवाज थोड़ी डरी हुई लग रही थी। मैं तुरंत मन ही मन चिल्लाया, अब याद आया नहीं कि ड्रामा देखकर मजे आ गए? अब जल्दी मुझे घर भेज, या फिर तेरे केपीआई पूरे नहीं करने। सिस्टम खांसने लगा। ख ख होस्ट, कृपया शांत रहिए। असल में टाइम ट्रैवल मैनेजमेंट एक्ट की धारा 8 उपधारा 12 के अनुसार सीधे इंसानी भाषा में बोल। मैंने झल्लाकर उसे बीच में काट दिया। सिस्टम की आवाज और कमजोर हो गई। मतलब, आप दोनों ने अभी तक आधिकारिक तलाक नहीं लिया है, भले ही पेपर साइन हो गए हों, लेकिन कानून के हिसाब से आप अभी भी पति पत्नी हैं। हमारा सिस्टम भी कानून मानता है। यह सुनते ही मुझे लगा जैसे खून की उल्टी हो जाएगी। वाह, मैं यहां जान देकर घर जाने की कोशिश कर रहा हूं और तू पीछे से कानूनी लूपहोल ढूंढ रहा है। मैंने गहरी सांस ली। शांत हो जाओ जीबोदा, शांत। बस तलाक का सर्टिफिकेट लेना है ना, इतनी सी बात। मैं झटके से सोफे से उठ बैठा। मेरी हरकत से बगल में बैठी लियू रुयान भी चौंक गई। वो उलझन भरी नजरों से मुझे देखने लगी, लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सीधे जाकर वो तलाक के पेपर उठाए जिन पर उसने अभी अभी साइन किए थे और उन्हें बड़े गंभीर अंदाज में उसके सामने पटक दिया। चलो, अभी चलते हैं सिविल अफेयर्स ब्यूरो और तलाक फाइनल करते हैं। ये कहते हुए मैं तुरंत अपना फोन निकालने लगा, लेकिन मेरी ये बेचैनी देखकर लियू रुयान खुद ही सन्न रह गई। वो धीरे धीरे उठकर बैठी, अपने होंठ काटते हुए काफी देर तक चुप रही। फिर अचानक उसने मेरे हाथ से तलाक के पेपर छीने और सीधे श्रेडर मशीन में डाल दिए। कौन से तलाक के पेपर? मुझे कुछ याद नहीं।
मैं भन भनाती हुई मशीन को घूरता रह गया। फिर उसे ऐसे देखने लगा जैसे वो कोई एलियन हो। तुम कर क्या रही हो? मेरी नजरों से लियू रुयान थोड़ा घबरा गई। उसकी आंखें इधर उधर भटकने लगी। वो मेरी तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं कर पा रही थी। मैं अभी बहुत इमोशनल थी। दिमाग खाली हो गया था। कुछ याद नहीं। मैं गुस्से में हंस पड़ा। सच में? मैंने कांपती उंगली से उसकी तरफ इशारा किया। लियू रुयान, तुम अरबों की कंपनी की सीईओ हो और मेरे साथ ऐसी बचकानी हरकत कर रही हो। अभी साइन करते वक्त तो ऐसे उड़ती हुई कलम चला रही थी जैसे ड्रैगन नाच रहा हो। अब खुद ही पेपर फाड़कर बोल रही हो कि कुछ याद नहीं। क्या तुम्हें लगता है मैं जी बोदा इतना बेवकूफ हूं? मेरी डांट सुनकर लियू रुयान थोड़ा सिकुड़ गई। आखिर में उसने मुंह फेर लिया और ऐसे एक्ट करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं अंदर से फट चुका था। इस औरत को कहीं मिडल एज क्राइसिस तो नहीं हो गया? दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है। मैं अभी उससे और बहस करने ही वाला था। उसे असली ढीठपना दिखाने ही वाला था। तभी वो सोफे पर पड़ा उसका फोन अचानक वाइब्रेट करने लगा। लियू रुयान ने ऐसे फोन उठाया जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। हेलो डॉक्टर ली, फोन पर सामने वाले ने कुछ कहा और अगले ही पल उसका चेहरा फिर गंभीर हो गया। ठीक है, मैं समझ गई। फोन रखकर उसने मेरी तरफ देखा। उसका एक्सप्रेशन काफी जटिल था। अस्पताल से कॉल था। डॉक्टर ने कहा इतो माकोतो होश में आ गया है, फिलहाल हालत स्थिर है। वो चाहता है कि मैं उससे मिलने जाऊं। ये सुनते ही मेरी आंखें चमक उठीं। वाह, नींद आ रही थी और तकिया खुद चलकर आ गया। इतो माकोतो भले ही ज्यादा होशियार न हो, लेकिन हर बार ठीक उसी समय एंट्री मारता था जब मैं और लियू रुयान तलाक के करीब पहुंचते थे। वो तो जैसे मेरा तलाक उत्प्रेरक था, घर वापसी एक्सप्रेस का वीआईपी पास। लेकिन तभी मैंने नोटिस किया, लियू रुयान मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की सी झिझक थी। लग रहा था वो जाना ही नहीं चाहती। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मैंने तुरंत उसका फोन छीना और कॉल पर जोश में चिल्लाया, मैसेज रिसीवर्ड, हम अभी पहुंच रहे हैं। कृपया मिस्टर इतो को शांत रखिएगा। उन्हें ज्यादा उत्तेजित मत होने दीजिए। प्रेसिडेंट लियू अभी निकल रही है। इतना कहकर मैंने सीधे फोन काट दिया। फिर लियू रुयान का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचने लगा। चलो चलो चलो, अभी क्या खड़ी हो? जान बचाना सबसे जरूरी है। लियू रुयान मेरा हाथ पकड़े पकड़े बस हैरानी से मुझे देखती रही। तुम अचानक इतो माकोतो की इतनी चिंता क्यों करने लगे? मैंने आलस से बहाना बना दिया। मैं दिल का बहुत अच्छा इंसान हूं। ठीक है, अब चुप रहो और जल्दी कार में बैठो। आज मैं स्पीड में गाड़ी उड़ाने वाला हूं। करीब 15 मिनट बाद हम अस्पताल पहुंच गए। जी बोदा, तुम पहले अंदर जाओ, मैं फल ले आती हूं और एडमिशन फीस वगैरह भी भर देती हूं। मैंने ज्यादा सोचा नहीं, बस सिर हिलाया और वीआईपी वार्ड की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खोलते ही जो नजारा दिखा, उसे देखकर मैं दंग रह गया। इतो माकोतो आराम से बिस्तर पर टिककर बैठा था और फोन पर किसी लड़की स्ट्रीमर को पैसे दान कर रहा था। उसकी हालत देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता था कि उसे कोई दिल की बीमारी है। मुझे देखते ही वो थोड़ा चौंका, फिर होंठ मोड़कर ठंडी हंसी हंसा। ओ, अकेले आए हो? रुयान कहाँ है? क्या उसने आखिरकार तुम्हारा असली चेहरा देख लिया और अब तुम्हें छोड़ने वाली है? वो घमंड से मुस्कुराया। जी बोदा, मैंने पहले ही कहा था, रुयान के दिल में मेरी जगह के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं। तुम बस मेरा सस्ता रिप्लेसमेंट हो। उसकी ऊंची आवाज वाली बकवास सुनकर मैं अंदर से घबरा गया। भाई, मेरे प्यारे भाई, थोड़ा धीरे बोल। अगर लियू रुयान फीस भरकर वापस आ गई और उसने तुम्हारा ये असली चेहरा सुन लिया, तो जितना अभी उछल रहे हो, थोड़ी देर में उतनी ही बुरी मौत मरोगे। मैंने आवाज धीमी करके उसे इशारे करने शुरू किए। इतो माकोतो, बस करो। लेकिन उसने उल्टा समझा कि मैं डर गया हूं। वो और ज्यादा घमंड से हंसने लगा, यहां तक कि सीधा बैठ गया। क्या हुआ? सच सुनकर बुरा लग रहा है? कुछ नहीं कर सकते। आखिर लियू रुयान की जवानी सिर्फ मेरे नाम थी। वो मेरी कटर दीवानी है और तुम बस बेचारा बैकअप प्लान। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और ताना मारा। चेहरा भी थोड़ा मुझसे मिलता है। लगता है तुम सच में मेरे बदले इस्तेमाल किए गए हो। अगर समझदार हो तो जल्दी से रुयान से दूर हो जाओ, वरना। ठीक उसी समय वार्ड का दरवाजा खुला। लियू रुयान बर्फ जैसे ठंडे चेहरे के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें बेहद डरावनी लग रही थी। वरना क्या? उसकी आवाज गिरते ही इतो माकोतो का चेहरा जम गया। रुयान, तुम गलत समझ रही हो। मैं समझा सकता हूं। लेकिन लियू रुयान धीरे धीरे उसके बिस्तर तक गई। ऊपर से उसे देखते हुए बोली, इतो माकोतो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे इंसान हो। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कल तुम्हें बचाने भी नहीं आती। मैं बगल में खड़ा पूरा सीन देखकर हैरान था। ये क्या हो रहा है? स्क्रिप्ट तो उल्टी चल रही है। लियू रुयान मेरी तरफदारी कर रही है। मैंने मन ही मन सिर पकड़ लिया। ये अब तक का सबसे बेकार व्हाइट मूनलाइट निकला। जीतने से पहले ही जश्न मनाने लगा। पूरा गेम बर्बाद कर दिया। सच में इसे संभालना नामुमकिन है। इतो माकोतो भी पूरी तरह घबरा गया। उसका चेहरा कभी हरा पड़ रहा था, कभी सफेद। वो जल्दी से लियू रुयान के कपड़े का किनारा पकड़कर रोने जैसा चेहरा बनाने लगा। रुयान, मैं कल लगभग मर ही गया था, इसलिए मेरा दिमाग ठीक नहीं था। गुस्से में गलत बातें बोल दी। प्लीज मुझसे नाराज मत हो। अब मेरी बस एक ही इच्छा है, अपने आखिरी दिनों में दोस्त बनकर तुम्हारे साथ रह सकूं। उसकी आंखों में आंसू तक आ गए।
मरने वाली बात सुनते ही लियू रुयान का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। उसने धीरे से अपना कपड़ा उसकी पकड़ से छुड़ाया और एक कदम पीछे हट गई। मैं समझ गई। मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छे डॉक्टर और दवाइयों का इंतजाम करूंगी। तुम आराम से इलाज करवाओ, लेकिन आगे से मुझसे और उससे संपर्क मत करना। इतो माकोतो कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर लियू रुयान की गर्दन पर पड़ी। अगले ही पल उसकी आंखें फट गई। कांपती उंगली से उसकी गर्दन की तरफ इशारा करते हुए बोला, रुयान, तुम्हारी गर्दन पर ये। लियू रुयान चौंक गई। उसने तुरंत हाथ गर्दन पर रखा। वहां साफ एक निशान था जो कल ऑफिस में हमारी जंगली लड़ाई के दौरान रह गया था। धड़ाम, उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। गालों से लेकर कानों तक पूरा चेहरा टमाटर जैसा हो गया। वो शर्म और गुस्से से मुझे घूरने लगी। फिर धीरे से दांत पीसकर बोली, घर चलकर तुमसे हिसाब करती हूं। इतना कहकर वो सचमुच डरी हुई खरगोश की तरह गर्दन ढकते हुए भाग गई। सॉरी, मैं वॉशरूम होकर आती हूं। अब कमरे में सिर्फ मैं और आग उगलता हुआ इतो माकोतो बचे थे। उसकी आंखें मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे अभी जिंदा काट डालेगा। जी बोदा, उसने दांत पीसते हुए कहा, कल अस्पताल आने से पहले तुम दोनों क्या कर रहे थे? मुझे ऑफिस वाला पागलपन याद आ गया। मैंने तुरंत बात घुमाई। कुछ नहीं, मैंने मासूम चेहरा बनाकर कंधे उचकाए। बस कुत्तों की लड़ाई पर चर्चा कर रहे थे। जाहिर है इतो माकोतो ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। उसे लगा मैं जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा हूं। वो ठंडी हंसी हंसा। फिर जैसे अचानक कुछ याद आया, जी बोदा, इतना खुश मत हो। अभी वो तुमसे सिर्फ इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि उसका मन अभी भरा नहीं। लेकिन मैं इस वक्त बीमार हूं और रुयान के दिल में सबसे अहम इंसान। ये कहते हुए उसने बेड साइड टेबल पर रखे गर्म सूप की तरफ देखा। उसकी आंखों में चालाकी चमकी। सोचो, अगर रुयान वापस आकर देखे कि मैं, लेकिन उसके बोलने से पहले ही मैंने उसकी बात पूरी कर दी कि तुम्हारे ऊपर गर्म सूप गिरा हुआ है और उसे लगे कि मैंने जलन में आकर तुम पर हमला किया। इतो माकोतो चौंक गया, फिर हंस पड़ा। अच्छा, दिमाग तो है तुम में। मैं मन ही मन आह भरने लगा। ये सीन मैं दर्जनों बार जी चुका हूं। आंख बंद करके भी बता सकता हूं आगे क्या होगा। वो खुद सूप गिराएगा, फिर मासूम बनकर मेरा पक्ष लेने का नाटक करेगा, लेकिन असल में पूरा इल्जाम मेरे ऊपर डाल देगा और लियू रुयान की दया का फायदा उठाकर मुझे बाहर निकलवा देगा। लेकिन अब मेरे पास इंतजार करने का धैर्य नहीं था। अगर इसे खुद एक्टिंग करने दी तो बहुत टाइम बर्बाद होगा। इसलिए इतो माकोतो की सदमे भरी नजरों के सामने मैं सीधे आगे बढ़ा और वो उबलता हुआ सूप उठा लिया। तुम क्या करने वाले हो? उसने घबराकर लार निकली। मैं मुस्कुराया, तेरी मदद, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। अगले ही पल मैंने हाथ घुमाया और पूरी की पूरी खौलती हुई दवा उसके पैरों पर उड़ेल दी। आ उसकी सुअर जैसी दर्द भरी चीख पूरे वीआईपी वार्ड में गूंज उठी। इतो माकोतो गर्म सूप से ऐसा झुलसा कि तुरंत अस्पताल के बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया। बिल्कुल भी उस आदमी जैसा नहीं लग रहा था जो दिल की बीमारी से मरने वाला हो। तभी वॉशरूम से लौटी लियू रुयान ने यह भयावह दृश्य देख लिया और स्तब्ध रह गई। वो अनायास मुझ पर चिल्लाई, जी बोदा, ये क्या हो रहा है? मैंने हाथ का खाली कटोरा फेंका, हाथ छाड़े, उसकी हैरान नजरों का सामना करते हुए शांत स्वर में कहा, कुछ नहीं। अभी हाथ फिसल गया और सूप इतो माकोतो पर गिर गया। क्यों? मैं ठंडी हंसी हंसा और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए शब्द शब्द कहा, क्योंकि मुझे उससे जलन होती है। मैं सह नहीं सकता कि तुम उसके लिए इतनी अच्छी बनो। मुझे वो आंखों में खटकता है। आज या तो वो यहां से चला जाए या फिर हम अभी जाकर तलाक के कागज बनवाते हैं। खुद चुन लो। झुलसकर चिल्ला रहा इतो माकोतो ये सुनते ही दर्द भी भूल गया। वो मुझसे नफरत करता था, लेकिन गुस्सा दबाकर फिर वही भोले और मासूम पहले प्यार वाला किरदार निभाने लगा। अपनी लाल पड़ी जांग पकड़कर दर्द भरे चेहरे से उसने लियू रुयान से कहा, रुयान, तुम मुश्किल में मत पड़ो। मुझे जाने दो। मैं तो वैसे भी मरने वाला इंसान हूं। मेरी वजह से तुम्हारी और मिस्टर जी की शादी पर असर नहीं पड़ना चाहिए। उसने ऐसा कहा जैसे कितना बेबस और उदार हो। सब कुछ आखिरकार सही दिशा में लौटता दिख रहा था। अब लियू रुयान को मेरे साथ जाकर तलाक दर्ज करवाना चाहिए था। पास खड़ा इतो माकोतो मुझे देखकर हल्का मुस्कुराया। उसे यकीन था कि लियू रुयान उसे रोकेगी, फिर मेरी बुराई करेगी और मुझसे रिश्ता तोड़ लेगी। लेकिन हुआ उल्टा। लियू रुयान कुछ सेकंड तक चुपचाप मुझे देखती रही, फिर सिर हिलाकर बोली, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो। अगले ही पल उसने मुड़कर दौड़कर आई नर्स से कहा, कृपया अभी मिस्टर इतो के ट्रांसफर की प्रक्रिया कर दीजिए। इतो माकोतो सन्न रह गया। मैं भी हैरान था। रुयान, वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन लियू रुयान ने बीच में ही रोक दिया। उसके स्वर में ऐसी दृढ़ता थी कि बहस की गुंजाइश ही नहीं थी। तुम जल्दी चले जाओ, नहीं तो। वो थोड़ी देर रुकी, फिर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सी ममता थी। वो मुस्कुराकर बोली, मेरे पति को जलन हो जाएगी। ये संबोधन सुनकर मैं खुद अपनी लार से खांस पड़ा। मेरे पति। 99 बार की इस पूरी कहानी में पहली बार लियू रुयान ने मुझे यूं पुकारा था। असल कहानी में हमारे बीच कभी असली भावनाएं थी नहीं। हम शादीशुदा जरूर थे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि एक कार हादसे में मैंने संयोग से उसकी जान बचाई थी और उसे अपनी कंपनी को विवाह और मातृत्व बाजार में उतारने के लिए एक पति की जरूरत थी ताकि अच्छी छवि बनाई जा सके। इसी संयोग से उसने मुझसे शादी की थी।
रोजमर्रा में हम बस एक दूसरे को नाम से बुलाते थे। सार्वजनिक जगहों पर भी कभी पति या पत्नी नहीं कहा। इसी वजह से शादीशुदा होने के बावजूद सिस्टम मुझे नायिका को जीतने का मिशन देता रहा। लेकिन अब लियू रुयान ने न सिर्फ मुझे अपना पति माना, बल्कि अपने प्रिय इतो माकोतो को मेरी नजरों से दूर भेज दिया, फिर भी तलाक से इनकार कर दिया। क्या वह सचमुच मुझसे प्यार करने लगी थी? लेकिन सिस्टम की ओर से सफलता की कोई सूचना नहीं आई। मैंने लंबी सांस ली। कहानी पूरी तरह पटरी से उतर चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा जो करना है करे। उधर इतो माकोतो पागलों की तरह गुस्से से कांप रहा था। उसने मेरी ओर उंगली उठाई। होंठ कांपते रहे, मगर शब्द नहीं निकले। आखिर उसने होंठ हिलाकर धमकी दी, इंतजार करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कुछ ही देर में नर्स के सहारे वो अनिच्छा से कमरे से बाहर ले जाया गया। उसके जाते ही कमरे में सिर्फ मैं और लियू रुयान रह गए। उसने हल्की सांस ली, मेरे पास आई, सिर उठाकर पूछा, अब बताओ, खुश हो? उसकी आवाज में दुलार था, लेकिन साथ में हल्की बेबसी भी। मैंने साफ साफ कहा, नहीं, अगर अभी जाकर तलाक दर्ज हो जाए तो सबसे अच्छा होगा। मेरी बात सुनकर वो नाराज नहीं हुई, उल्टा हल्के से मुस्कुराई। फिर टिश्यू निकालकर मेरे कपड़े पर गिरे सूप के छींटे साफ करने लगी। वो बोली, जी बोदा, मैं मानती हूं कि पहले मैंने बहुत गलतियां की। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। मैं बहुत जल्दबाज और हठी थी। मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, आगे से मैं अपने कामों से इसकी भरपाई करूंगी, इसलिए अब गुस्से में ऐसी बातें मत कहना। मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगी। उसकी आंखों में छलकती कोमलता देखकर मेरा दिल एक पल को थम गया, लेकिन जल्दी ही मैं संभल गया। ऐसा आसान आरंभ पहले भी कई बार हो चुका था। उन 99 कोशिशों में कई बार लियू रुयान का मेरे प्रति लगाव 90% तक पहुंच गया था, पर अंत में हर बार नायक का भाग्य जीत जाता था। कोई गलतफहमी, कोई साजिश और फिर दुखद तलाक। इसलिए मैं खुद को बहकने नहीं दे सकता था, बिल्कुल नहीं। मैं चुप रहा तो लियू रुयान को लगा शायद मैं उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसकी जेब में रखा फोन कंपन करने लगा। उसने स्क्रीन देखी और चेहरा चमक उठा। जी बोदा, तुम यही रुको, मुझे एक जरूरी काम है, मैं अभी आती हूं। इतना कहकर वो ऊंची एडी की चप्पलें खटखटाती जल्दी से चली गई। मैंने उसकी दूर जाती पीठ को देखा और सोचा भी नहीं कि वो कहाँ जा रही है। मुझे क्या, बस मेरे तलाक में रुकावट नहीं आनी चाहिए। मैं ऊब कर कमरे में टहलने लगा और अगली तलाक योजना सोचने लगा। क्या मैं धोखा देने का नाटक करूं? नहीं, बहुत जोखिम है। कहीं लियू रुयान गुस्से में मुझे ही खत्म न कर दे, या फिर भारी जुए का कर्ज होने का नाटक। नहीं, ये भी बेकार। उसके मौजूदा रवैये से तो वो शायद सोचेगी पति का कर्ज मेरा कर्ज, और चुपचाप चुका देगी। मैं दिमाग लगाकर भी कोई उपाय नहीं निकाल पा रहा था कि तभी पीछे से एक व्यंग्य भरी आवाज आई, अरे ये तो हमारे उपाध्यक्ष जी है, यहां अकेले क्या कर रहे हैं? मैं मुड़ा और सचमुच पुराना परिचित निकला। वो था पूर्व सहायक बी युनताओ। उसके शरीर के ज्यादातर घाव भर चुके थे, लेकिन बायां हाथ अब भी पट्टी में लटका था और मोटा प्लास्टर चढ़ा था। कमरे में सिर्फ मुझे देखकर और इतो माकोतो के ट्रांसफर की खबर सुनकर उसके चेहरे पर समझदार मुस्कान आ गई। वो बोला, क्या हुआ? रुयान ने तुम्हें निकाल दिया? मैंने पहले ही कहा था, तुम इतो माकोतो से नहीं जीत सकते, और मुझसे तो बिल्कुल नहीं। अब समझ आया कि आखिरी जीत किसकी होगी। ये सुनकर मैं भीतर ही भीतर बस यही सोच रहा था, काश वो सच में जीत जाए और लियू रुयान मुझे तुरंत तलाक दे दे। तभी मुझे लगा, अगर तलाक हो गया तो सिस्टम इसे मेरी मिशन असफलता मानकर सीधे मुझे मेरे असली घर वापस भेज देगा। ये सोचते ही मैं जोर जोर से सिर हिलाने लगा। मेरा रवैया इतना ईमानदार था कि कोई भी मान जाता। हाँ, तुम सही हो, तुम बहुत महान हो। बस जल्दी से मैडम लियू से मेरा तलाक करवा दो। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं। सच में, बी युनताओ के चेहरे की मुस्कान तुरंत जम गई। शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी प्रतिक्रिया ऐसी होगी। उसका चेहरा गुस्से से टेढ़ा हो गया, जैसे रंगों की थाली बिखर गई हो। वो झल्लाकर बोला, जी बोदा, यहां व्यंग्य मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ पति का दर्जा मिल गया तो बहुत बड़े बन गए? मैं मन ही मन आंखें घुमाने लगा। असल में बी युनताओ को लगा मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूं, लेकिन सच तो यह था कि मैं दिल से कह रहा था। इस दुनिया में शायद मुझसे ज्यादा कोई लियू रुयान से तलाक नहीं चाहता था। अचानक बी युनताओ ने शायद अपनी इज्जत बचाने के लिए बात मोड़ी। जी बोदा, इतना खुश मत हो। क्या तुम सोच रहे हो कि रुयान अचानक अभी क्यों चली गई? जानना चाहते हो कि वो कहाँ गई? ये सुनते ही मैं चौकन्ना हो गया और उत्सुकता से उसके पास जाकर पूछा, क्या वो तुमसे मिलने गई है? उसने ठुड्डी उठाई और खिड़की के बाहर नीचे की ओर इशारा किया। कुछ ऐसा ही, देखो नीचे। ऊपर से तो लगता है कि रुयान ने मुझसे नाता तोड़ लिया, मेरे संदेशों का जवाब तक नहीं देती, लेकिन वो सब तुम्हें दिखाने के लिए है। उसके दिल में आज भी मेरे लिए जगह है, वो प्यार जो उसने दिल में छुपा रखा है। मैंने उसकी उंगली की दिशा में देखा। अस्पताल के नीचे बगीचे में लियू रुयान सचमुच खड़ी थी। उसके हाथ में सुंदर पैकिंग वाला एक डिब्बा था। देखने में वो कोई महंगा पोषण सप्लीमेंट लग रहा था। बी युनताओ और भी गर्व से बोला, देखा, ये उसने खास मेरे लिए विदेश से मंगवाया है। एक बोतल की कीमत लाखों में है, मेरे शरीर को ठीक करने के लिए। वो मुंह से नहीं कहती, लेकिन उसके काम सब बता देते हैं। जी बोदा, यही सरप्राइज वो मुझे देने आई है। अगर तुम समझदार हो तो अभी निकल जाओ, बीच में खड़े रहोगे तो खुद ही जलते रहोगे। मैंने तुरंत सिर हिलाया। हाँ हाँ, मैं जा रहा हूं, अभी जाता हूं।
मैं तो चाहता था कि अभी पंख लग जाए और उड़कर वहां से गायब हो जाऊं। दुनिया के सारे प्रेमी मिले और मुझे जल्दी से तलाक मिले, बस यही कामना थी। मैं मुड़कर भागने ही वाला था कि पीछे से ठंडी आवाज आई। जी बोदा, तुम यहां कैसे आ गए? मैंने मुड़कर देखा, लियू रुयान इतनी जल्दी वापस आ गई थी। बी युनताओ ने नाक सिकोड़कर धीरे से कहा, सुना, मैंने कहा था ना, मत आओ, खुद बेइज्जती करवाओगे। रुयान तो मुझसे मिलने आई है। उसने तुरंत अपने कपड़े ठीक किए, मुस्कुराया और हाथ आगे बढ़ाया। रुयान, तुम आ गई। इतना महंगा तोहफा लाने की क्या जरूरत थी? लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। लियू रुयान ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वो सीधा उसके पास से गुजरकर मेरे सामने आ गई। फिर बिना कुछ कहे अपने हाथ का भारी सप्लीमेंट वाला डिब्बा सीधे मेरी बाहों में थमा दिया। सच में, मैंने कहा था वहीं रुको, फिर भी इधर उधर घूम रहे हो। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। लो, ये सब मैंने खास तुम्हारे लिए विदेश से मंगवाया है। रोज 2 बार समय पर खाना, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। एक पल के लिए अभी तक अकड़कर खड़ा भी युनताओ पूरी तरह जड़ हो गया। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग काम करना बंद कर चुका हो। मैं भी सन्न था। मैंने गोद में रखे उस बेहद महंगे डिब्बे को देखा, फिर लियू रुयान को। मेरे लिए? पक्का? कहीं गलती से मुझे तो नहीं दे दिया? ये भी युनताओ के लिए नहीं था? तभी लियू रुयान की नजर कोने में खड़े भी युनताओ पर पड़ी। उसका चेहरा तुरंत ठंडा हो गया, जैसे किसी बेकार कूड़े को देख रही हो। वो बोली, उसे क्यों दूं? पैसे की बर्बादी होगी। ये कहकर उसने फिर उसकी ओर देखा तक नहीं और पूरी तरह मेरी ओर मुड़ गई। उसका स्वर फिर नरम हो गया। मैंने तुम्हारी पड़ोसन झांग आंटी से सुना कि जवान उम्र में तुम्हें गंभीर चोट लगी थी। बड़ी सर्जरी भी हुई थी। तुम्हारी तबीयत पहले से ही कमजोर है, इसलिए तुम्हें अच्छी तरह से पोषण लेना चाहिए। फिर वो थोड़ा रुकी। उसके कान हल्के लाल हो गए। वो हकलाते हुए बोली, ताकि ताकि हमारे भविष्य के बच्चे स्वस्थ पैदा हों। ये सुनकर मैं लगभग अपने ही थूक से घुट गया। क्या? बच्चे? मैंने सही सुना? मेरी प्रतिक्रिया देखकर उसे लगा शायद मैंने विश्वास नहीं किया। उसने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, अगर तुम्हारा शरीर ठीक नहीं होगा तो मैं आगे चलकर तुम्हारे साथ बच्चे कैसे करूंगी? मैं स्तब्ध रह गया। मुझे सचमुच लगा कि इस बार सिस्टम ने कहीं गलती से लियू रुयान का किरदार ही बदल दिया है। हे भगवान, कहानी तो ऐसे पटरी से उतरी थी कि रॉकेट भी पीछे रह जाए। कुछ दिन पहले वही मुझसे पूछ रही थी कि मैंने किसी पर झूठा आरोप क्यों लगाया, और अब वो मेरे साथ बच्चे की योजना बना रही थी। और यह सुनकर कि लियू रुयान मेरे साथ बच्चा चाहती है, बी युनताओ का चेहरा इतना बिगड़ गया कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। जैसे गुस्सा, जलन और अपमान सब एक साथ उमड़ आए हों। कुछ पल बाद उसने दांत भींचकर धीमे स्वर में कहा, जी बोदा, तुम जानबूझकर मेरे सामने प्यार दिखा रहे हो। रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यह कहकर वो हारने वाले की तरह गुस्से में गलियारे से चला गया। मैंने उसकी जाते हुए पीठ देखी, फिर अपनी बाहों में भरे सप्लीमेंट्स को। मेरा सिर घूमने लगा। काफी देर बाद मैंने हिम्मत करके लियू रुयान से पूछा, वो बच्चों वाली बात, तुम मजाक तो नहीं कर रही? लियू रुयान के गाल अब भी हल्के लाल थे। लियू रुयान के गाल अब भी हल्के लाल थे। उसने नजरें झुका ली, उंगलियां आपस में मसलते हुए धीमे से कहा, मैं मजाक क्यों करूंगी? उसकी आवाज में झिझक थी, लेकिन गंभीरता भी साफ झलक रही थी। मैं वही जड़ हो गया। हे भगवान, वो सच में गंभीर थी। उसने नजरें फेर ली, मेरी आंखों से बचते हुए गला साफ किया और फिर बोली, मुझे बस उसका वो घमंडी चेहरा पसंद नहीं आया, इसलिए जानबूझकर उसे चिढ़ा रही थी। लेकिन तुम्हें ताकत बढ़ाने वाली चीजें खिलाना सच था। और हाँ, अगर तुम सच में जल्दी बच्चा चाहते हो तो। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। बस अब घर चलते हैं। इस अस्पताल में मैं एक सेकंड भी और नहीं रुकना चाहता। जब मैं और लियू रुयन घर लौटे तब तक काफी रात हो चुकी थी। पूरा दिन बेकार भागदौड़ में निकल गया था। दिमाग भी थक चुका था और शरीर भी। मेरा अब उससे बहस करने का बिल्कुल मन नहीं था, बस जल्दी से सोना चाहता था। इस बार किसी भी हादसे से बचने के लिए मैंने खास तौर पर स्टडी रूम चुना, क्योंकि वहां सिर्फ एक छोटा सा सिंगल बेड था जिसमें मुश्किल से एक आदमी सो सकता था। नहाकर मैं जल्दी से स्टडी में जाकर लेट गया, लेकिन जैसे ही आंखें बंद की, दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने अनसुना करने का नाटक किया। बाहर वाला इंसान भी बड़ा सब्र वाला था। दोबारा खटखटाया। मैं फिर भी चुप रहा। तभी बाहर से लियू रुयन की आवाज आई, मैं हूं। जी बोदा, सो गए क्या? मैंने तुरंत जवाब दिया, हाँ, सो गया हूं। आप वापस जाइए। लेकिन मेरी बात खत्म होते ही दरवाजे का हैंडल घूमने लगा। अगले ही पल उसने बिना किसी शर्म के डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोल दिया। वो भी अभी अभी नहाकर आई थी। बदन पर सिल्क का नाइट्रोक था, भीगे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और चेहरे पर हल्की सी असामान्य लाली थी। मैं उसे देखकर चौंक गया और फौरन बिस्तर के कोने में सिमट गया। आप यहां क्या करने आई है? लियू रुयन ने लाल चेहरे के साथ पूरी दबंगई से कहा। मैं यहां और क्या करने आ सकती हूं? मैं दंग रह गया। ऊपर से नीचे तक उसे देखा और अविश्वास से बोला, नहीं मतलब, मिस लियू, आप 100 अरब की अमीर सीईओ होकर भी मेरे जैसे छोटे कर्मचारी के शरीर पर नजर रखती हैं? मैं थोड़ा रुका, फिर मरने मारने वाली शक्ल बनाकर बोला, ठीक है, कर लीजिए, लेकिन एक बात पक्की, काम खत्म होते ही कल सुबह सीधे सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर तलाक रजिस्टर करवाएंगे। इतना कहकर मैंने जल्दी से रजाई और कसकर लपेट ली, सिर्फ आंखें बाहर छोड़ी। पूरा ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपनी इज्जत बचाने वाला सती सावित्री मर्द हो।
मेरी हालत देखकर लियू रुयन गुस्से में हंस पड़ी। वो पास आई, कमर पर हाथ रखकर ऊपर से मुझे घूरते हुए बोली, जी बोदा, जरा साफ साफ समझ लो, फायदा तो तुम मेरा उठा रहे हो। मैंने होंठ सिकोड़ दिए। नहीं मानना तो मत मानिए, वैसे भी मुझे नींद आ रही है। मैं करवट लेने ही वाला था कि वो अचानक घबरा गई और सीधे मुझ पर झपट पड़ी। एक बार फिर उसने मुझे जबरदस्ती बिस्तर पर दबा दिया। अगली सुबह मैं अपनी लगभग टूट चुकी कमर पकड़कर बिस्तर से उठा। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि बगल में मरी हुई सुअर की तरह सो रही औरत को जगाया। मिस लियू, इंसान को अपनी बात पर कायम रहना चाहिए। चलिए सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलते हैं। तब जाकर लियू रुयन की आंख खुली। मेरी बात सुनते ही उसकी पलकें फड़की। फिर उसने रजाई सिर पर खींची, करवट बदली और दोबारा सोने लगी। हूँ, मैंने ऐसा कहा था क्या? लगता है कल रात ज्यादा पी ली थी। याद नहीं। मैं तुरंत समझ गया, ये फिर से बेवकूफ बना रही है। मैं थोड़ा बेबस होकर बोला, पी ली थी? आप तो वैसे भी शराब को हाथ तक नहीं लगाती। ऊपर से कल आपके शरीर से जरा सी भी शराब की बदबू नहीं आ रही थी। एक ठंडी और घमंडी महिला सीईओ अब तलाक से बचने के लिए बेशर्मी और ढिठाई तक सीख गई थी। उसका पूरा कैरेक्टर ही टूट चुका था। मैं उसकी पोल खोलने ही वाला था कि तभी उसका फोन अचानक बज उठा। उसने उन्नीदी हालत में कॉल उठाई, लेकिन दो चार बातें सुनते ही एकदम बिस्तर पर सीधी बैठ गई। उसका चेहरा भी तुरंत बदल गया। क्या? ठीक है, समझ गई, पहले माहौल संभालो, मैं और जी बोदा अभी पहुंचते हैं। फोन रखते ही उसने गंभीर चेहरे से मेरी तरफ देखा। जल्दी कपड़े पहनो, मेरे साथ कंपनी चलो, कंपनी में बहुत बड़ी समस्या हो गई है। यह सुनते ही मेरे चेहरे पर खुशी फैल गई। लियू ग्रुप कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी, बल्कि असली फॉर्च्यून 500 कंपनी थी। ऐसी कंपनी में मामूली समस्याओं से लियू रुयन जैसी आइस क्वीन सीईओ कभी घबराती नहीं। जिस चीज से वो इतनी परेशान हो सकती थी वो सिर्फ एक ही थी। बी युनताओ का अल्टीमेट प्लॉट आखिरकार शुरू हो चुका था। इस बार चाहे लियू रुयन चाहे या न चाहे, उसे मेरे साथ जाकर तलाक के कागजों पर साइन करने ही पड़ेंगे। हम दोनों जल्दी से कंपनी पहुंचे। कंपनी बिल्डिंग के नीचे इस वक्त पूरा माहौल अफरातफरी में बदल चुका था। काली भीड़ ने लियू ग्रुप के मुख्य द्वार को पूरी तरह घेर रखा था। अनगिनत रिपोर्टर कैमरे और माइक लेकर गेट की तरफ निशाना साधे खड़े थे। वहीं दूसरी तरफ गुस्से में भरे सप्लायर और पार्टनर बैनर उठाए नारे लगा रहे थे, लियू ग्रुप पैसा लौटाओ, अपराधियों को सजा दो। भीड़ के एक कोने में मेरी नजर तुरंत उस परिचित चेहरे पर पड़ी, बाई युनताओ। वो भीड़ से थोड़ा दूर खड़ा था, चेहरे पर ठंडी और चालाक मुस्कान लिए, और यही था उसका आखिरी घातक दाव, किसी और के हाथ से हत्या करवाना, मुझे कंपनी से पूरी तरह बाहर निकालने और खुद लियू रुयन का पति बनने के लिए। बाई युनताओ कई महीनों से प्लानिंग कर रहा था। मेरे जिम्मे वाले प्रोजेक्ट में उसने मेरे नाम पर चोरी छिपे कमीशन खाए, अपनी असिस्टेंट वाली पोजीशन का फायदा उठाकर मेरे डिजाइन में बदलाव किए और जानबूझकर कई सुरक्षा खामियां छोड़ दी। फिर जब मामला खुला और निर्माण स्थल पर बड़ा हादसा हुआ, तब उसने खुद मुझे बेनकाब कर दिया ताकि मेरी पूरी बदनामी हो जाए। कंपनी के शेयर बचाने और लोगों को शांत करने के लिए लियू रुयन को भी मजबूरी में मुझसे तलाक लेना पड़ता और वो खुद कंपनी का हीरो बन जाता, न्याय की रक्षा करने वाला महान इंसान। पिछली 99 जिंदगियों में बाई युनताओ इसी चाल से 23 बार लियू रुयन को मुझसे पूरी तरह निराश कर चुका था। उसने 23 बार हमारा तलाक करवाया और मेरी सारी कोशिशें फेल कर दी। मेरी तलाक की इतिहास में उसका योगदान सबसे बड़ा था। जैसे ही मैं और लियू रुयन कार से उतरे, रिपोर्टरों और गुस्साई भीड़ ने सिक्योरिटी तोड़ दी और हमारी तरफ टूट पड़े। चारों तरफ कैमरों की फ्लैश चमकने लगी। मिस्टर जी, क्या यह सच है कि आपने कमीशन लेने के लिए यूजिंग गार्डन प्रोजेक्ट में घटिया काम करवाया, जिसकी वजह से बड़ा सुरक्षा हादसा हुआ? मिस्टर जी, इस मामले पर आपका क्या कहना है? क्या लियू ग्रुप के उच्च अधिकारी भी आपके काम को जानते थे? क्या ऐसी भ्रष्ट हरकतें कंपनी के दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी मौजूद हैं? आपकी पत्नी मिस लियू इस स्कैंडल को कैसे देखती हैं? क्या लियू ग्रुप आपको बचाने की कोशिश करेगा? हर सवाल पिछले से ज्यादा तीखा था। स्पष्ट था कि बाई युनताओ और लियू ग्रुप की प्रतिद्वंदी कंपनियां पर्दे के पीछे से मीडिया को भड़का रही थी, ताकि इस हादसे का असर पूरी कंपनी पर पड़े और वर्षों से बनाई गई उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाए। लियू रुयन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, जी बोदा, तुम्हें ऐसे हालात संभालने का अनुभव नहीं है, तुम पहले अंदर चले जाओ, यहां मैं संभालूंगी। लेकिन अगले ही पल मैंने उसका हाथ झटक दिया। किस बात से बचना? ये तो मेरे घर लौटने की आखिरी उम्मीद है। उसकी हैरान निगाहों के बीच मैं भीड़ को चीरता हुआ सीधे बीचों बीच जा खड़ा हुआ। क्लिक। रिपोर्टर तुरंत मेरी तरफ टूट पड़े और मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मैंने कैमरों की तरफ देखा, गहरी सांस ली और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ, इंटरनेट पर जो कुछ कहा जा रहा है वो सब सच है। प्रोजेक्ट में घोटाला करना, घटिया मटेरियल इस्तेमाल करना, कमीशन खाना, ये सब मेरी गलती थी। ये सब मैंने अकेले किया है। मैं दोषी हूं। मेरे इतना कहते ही जो भीड़ अभी तक शोर मचा रही थी वो अचानक पूरी तरह शांत हो गई। लगभग हर इंसान मुझे अविश्वास से देख रहा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मैं न सिर्फ सामने आकर जवाब दूंगा, बल्कि बिना कोई बहाना बनाए, बिना किसी सफाई के सीधे सबके सामने अपना जुर्म कबूल कर लूंगा। लियू रुयन का चेहरा पहले ही तनाव से भरा हुआ था, लेकिन अब तो उसके चेहरे से पूरी तरह खून उतर गया। वो अविश्वास से मुझे घूरते हुए बोली, जी बोदा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? ये कोई मामूली हादसा नहीं है, तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। उधर भीड़ के कोने में खड़ा असली मास्टरमाइंड बाई युनताओ भी साफ तौर पर हैरान था।
पिछली 99 रीबर्ड्स के अनुभव से मैं अच्छी तरह जानता था कि उसने मेरे खिलाफ ढेरों बहाने, नकली सबूत और लंबी चौड़ी कहानी पहले से तैयार कर रखी थी ताकि पत्रकारों के सामने मुझे पूरी तरह खत्म कर सके। लेकिन मैंने तो उसके कुछ करने से पहले ही खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया। शायद अभी वो यही सोच रहा था कि उसने अभी तक चाल चली भी नहीं और मैं खुद ही क्यों फट गया। जब बाई युनताओ का पिग ब्रेन सीपीयू लगभग जलने वाला था, तभी लियू रुयन आखिर खुद को रोक नहीं पाई। वो जल्दी से मेरे सामने आई, मेरे हाथ से माइक्रोफोन छीना और लाल आंखों से सबको समझाने लगी। मुझे बेहद अफसोस है, जी बोदा इस वक्त बहुत भावुक है। शायद उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। कृपया उनकी बातों को गंभीरता से मत लीजिए। वो बस। लेकिन उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि मैंने उसे बीच में रोक दिया। नहीं, मैं पूरी तरह होश में हूं। मैंने दोबारा साफ आवाज में कहा, मैं फिर से कहता हूं, ये सब सच है। सारी गलतियां मैंने अकेले की है। इस पूरे हादसे की जिम्मेदारी मैं लेने को तैयार हूं। ये सुनते ही लियू रुयन की आंखें फैल गई। उसने तुरंत मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। नामुमकिन, जी बोदा, तुम झूठ बोल रहे हो। सिर्फ थोड़े से कमीशन के लिए तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। मेरे दिल में अचानक झटका लगा। धत्तेरे की, मैं ये बात भूल गया था। आखिर मैं इस वक्त लियू ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट था। मेरे पास कंपनी के शेयर थे, सालाना करोड़ों की सैलरी थी, बाहर BMW चलाता था, घर में आलीशान विला था, ऊपर से अरबों की संपत्ति वाली CEO पत्नी भी। ऐसे में यह कहना कि मैं सिर्फ 10-20 लाख के कमीशन के लिए जेल जाने का रिस्क लूंगा, सच में लोगों की बुद्धि का अपमान था। लेकिन नहीं, यह इल्जाम मुझे हर हाल में अपने सिर लेना ही था। आखिर यह पब्लिक तलाक का सबसे बेहतरीन मौका था। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ा और अगले ही पल मुझे एक शानदार बहाना सूझ गया। मैंने लियू रुयन की तरफ देखा और भारी आवाज में बोला, पैसा? किसने कहा कि मैंने ये सब पैसों के लिए किया? मैंने उसका हाथ झटक दिया और एक कदम पीछे हटकर हमारे बीच दूरी बना ली। फिर मैंने लियू ग्रुप की आसमान छूती इमारत की तरफ उंगली उठाई और लगभग पागलों जैसी आवाज में चिल्लाया, मैं, जी बोदा, तुम्हारे दुश्मन ग्रुप का भेजा हुआ बिजनेस स्पाई हूं। मेरा असली मकसद कभी पैसा नहीं था। मैं तो शुरू से ही लियू ग्रुप को बर्बाद करना चाहता था। तुम्हें बर्बाद करना चाहता था, लियू रुयन। मेरी बात खत्म होते ही भीड़ फिर से फट पड़ी। अगर पहले मामला सिर्फ सुरक्षा हादसे और भ्रष्टाचार तक सीमित था, तो अब बात कॉर्पोरेट जासूसी तक पहुंच चुकी थी। और सबसे सनसनीखेज बात यह थी कि यह बिजनेस स्पाई नाम के लिए लियू रुयन का पति भी था। यह खबर तो घटिया निर्माण वाले स्कैंडल से भी कई गुना ज्यादा मसालेदार थी। मिस्टर जी, क्या आप बता सकते हैं कि आपको किस कंपनी ने भेजा था? क्या इस हादसे के पीछे भी उसी कंपनी का आदेश था? क्या आपका और मिस लियू का विवाह भी सिर्फ लियू ग्रुप में घुसने का तरीका था? एक पल में पत्रकार पागलों की तरह मुझ पर सवाल बरसाने लगे। उधर लियू रुयन पूरी तरह सुन खड़ी थी। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे यकीन ही नहीं कर पा रही हो। उसकी आंखों में चोट और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। कोने में खड़ा बाई युनताओ भी अब संभल चुका था। हालांकि बीच में थोड़ी गड़बड़ हुई थी, लेकिन नतीजा तो उससे भी बेहतर निकल आया था। उसकी आंखें घूमी और अगले ही पल उसने दुखी इंसान वाला नकली चेहरा बना लिया। वो भीड़ से निकलकर मेरे सामने आया और दर्द भरी आवाज में बोला, वाइस प्रेसिडेंट जी, आपने ऐसा कैसे कर दिया? मिस लियू ने आपके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया, फिर आपने उन्हें धोखा कैसे दे दिया? कंपनी से गद्दारी कैसे कर दी? अभी कंपनी के ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे अहम समय चल रहा है। आपने ऐसा किया तो कंपनी के शेयर, उसका भविष्य, सबका क्या होगा? बोलते बोलते उसने चुपके से पास खड़े सूट पहने कुछ मध्यम उम्र के आदमियों को इशारा किया। वे लोग लियू ग्रुप के शेयर होल्डर और डायरेक्टर थे। जैसा उम्मीद थी, उनके चेहरे तुरंत काले पड़ गए। आमतौर पर वो लोग सीधे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेते थे, लेकिन इस बार मामला इतना बड़ा हो चुका था कि कंपनी के शेयर प्राइस और भविष्य के मुनाफे पर असर पड़ रहा था। अब वो चुप नहीं बैठ सकते थे। जल्द ही उनमें से एक गंजा बूढ़ा आदमी लियू रुयन पर बरस पड़ा। लियू रुयन, देखो तुम किस आदमी को घर लेकर आई थी। दुश्मन को खुद घर में घुसा लिया। कंपनी के शेयर गिरने शुरू हो चुके हैं। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो तुम्हारा ये प्यार व्यार पूरा ग्रुप डुबो देगा। दूसरा मोटा डायरेक्टर भी तुरंत बोला, बिल्कुल सही। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, फौरन उससे सारे रिश्ते खत्म करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, उससे तलाक लो और उसे जेल भिजवाओ, वरना हमारे लियू ग्रुप की 20 साल की प्रतिष्ठा और तुम्हारे माता पिता की मेहनत सब खत्म हो जाएगी। कुछ ही देर में सारे शेयर होल्डर और डायरेक्टर गुस्से में चिल्लाने लगे। थूक उड़ाते हुए सब लियू रुयन पर दबाव डाल रहे थे कि वो मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दे। वो भीड़ के बीच खड़ी थी, चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। और मैं इस पूरे तूफान के बीच खड़ा अंदर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। हो गया, इस बार मामला पूरी तरह सेट है। मैं लियू रुयन को बहुत अच्छी तरह जानता था। आखिर उसे जीतने के लिए सिस्टम ने जो हीरोइन प्रोफाइल मुझे दी थी, वो तो से भी मोटी थी और मैंने उसे शब्द शब्द रट रखा था। वो एक ऐसी औरत थी जिसे बेहद असुरक्षा महसूस होती थी और जिसने अपने करियर को ही अपनी पूरी जिंदगी बना लिया था। सबसे अहम बात, यह कंपनी ही उसके दिवंगत माता पिता की आखिरी निशानी थी। उसके माता पिता की बहुत पहले कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब वो छोटी थी और कंपनी लगभग उसके हाथ से निकल गई थी। यानी अगर मुझे और कंपनी में से एक को चुनना पड़ा, मैं पूरी तरह आश्वस्त था कि लियू रुयन बिना एक पल गवाए कंपनी चुनेगी। असल में लियू रुयन ने यह कंपनी वापस पाने के लिए पूरे 8 साल संघर्ष किया था। बचपन में माता पिता की मौत के बाद उसे कंपनी में अपमान, षड्यंत्र और दबाव झेलना पड़ा। फिर उसने एक एक कदम चलकर उन चालाक बुजुर्ग निदेशकों से सत्ता वापस छीनी
और लियो ग्रुप को आज की ऊंचाई तक पहुंचाया। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि यह कंपनी ही उसकी जिंदगी का सहारा थी। और अब मैं, एक कॉर्पोरेट जासूस, सीधे कंपनी के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका था। कंपनी छोड़े या मुझे, उसके लिए यह कोई मुश्किल चुनाव नहीं होना चाहिए था। यह सोचकर मैं पूरी तरह आश्वस्त था। मन ही मन योजना भी बना चुका था। तलाक के कागज मिलते ही अपने असली संसार लौटकर पहले हॉटपॉट खाऊंगा या रात भर गेम खेलूंगा। लेकिन मैं काफी देर तक इंतजार करता रहा। मेरी उम्मीद के मुताबिक लियो रुयान के मुंह से ठीक है, हम तलाक लेते हैं नहीं निकला। शेयरधारकों और निदेशकों के दबाव के बीच वो लंबे समय तक चुप रही। फिर उसने धीरे से सिर उठाया, भीड़ को हटाया और एक एक कदम चलकर मेरे सामने आ खड़ी हुई। मैंने सोचा अब वो मुझे थप्पड़ मारेगी, सबके सामने तलाक की घोषणा करेगी। पर अगले ही पल उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे, हल्के कांप भी रहे थे, लेकिन पकड़ इतनी कसकर थी जैसे डर हो कि मैं अगले ही पल छूट जाऊंगा। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी लाल आंखों में अब घबराहट नहीं थी। उसकी जगह एक ऐसा गहरा प्रेम था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो सबके सामने बोली, जी बोदा मेरे पति है, मैं उनके चरित्र पर विश्वास करती हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी और मैं उनसे तलाक भी नहीं लूंगी। उसके शब्द गिरते ही पूरा माहौल फिर से भयानक सन्नाटे में डूब गया। हर कोई उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो पागल हो गई हो। मैंने भी तुरंत उसकी ओर मुड़कर देखा। मुझे लगा शायद मेरे कानों ने गलत सुना। ये क्या था? इस समय तो उसे मुझे डांटना चाहिए था, न्याय के नाम पर रिश्ता तोड़ देना चाहिए था। लेकिन वो मेरा हाथ पकड़े खड़ी थी और कह रही थी कि वो मुझ पर भरोसा करती है, जबकि मैं खुद अभी अभी सबके सामने स्वीकार कर चुका था कि मैं जासूस हूं। जैसा उम्मीद थी, उसकी बात ने भीड़ को भड़का दिया। पागल हो गई है, ये तो अपराधी को बचाना है। मुझे तो लगता है दोनों मिले हुए हैं। ऐसी कंपनी का बहिष्कार करो, इसे दिवालिया कर दो। निदेशक भी गुस्से से फट पड़े। एक ने उंगली उठाकर चिल्लाया, इसे हटाओ, अभी बोर्ड मीटिंग बुलाकर इसे चेयरमैन पद से हटाते हैं। मैं खुद भी हक्का बक्का था। मैं झुककर उसके कान में फुसफुसाया, अरे तुम कर क्या रही हो? मुझसे रिश्ता तोड़ो, तुम्हें अपनी कंपनी नहीं चाहिए क्या? लेकिन उसने उल्टा मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। फिर आंसू भरी आंखों से मुझे देखते हुए बोली, तुम बेवकूफ हो, मैं जानती हूं तुम ऐसे इंसान नहीं हो। किसी ने तुम्हें फंसाया है। तुम सिर्फ मुझे और कंपनी को बचाने के लिए सब अपने ऊपर ले रहे हो। मैं समझती हूं, सब समझती हूं। मैं तुम्हें अकेले ये सब नहीं झेलने दूंगी। मैं भीतर से चिल्लाना चाहता था, दीदी आपकी कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा नहीं है क्या? मैं सच में बस घर जाना चाहता हूं। उधर भी युनताओं का मानसिक संतुलन टूट गया। वो दौड़कर आया और लियो रुयान पर चिल्लाया, मैडम लियो, होश में आइए। ये कंपनी आपके माता पिता की आखिरी निशानी है। आप एक आदमी के लिए अपने मां बाप की विरासत छोड़ देंगी? लेकिन लियो रुयान ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसकी निगाह सिर्फ मुझ पर टिकी रही। वो शांत स्वर में बोली, कंपनी चली जाए तो फिर से कमाई जा सकती है। वो रुकी, गहरी सांस ली। लेकिन अगर ये चला गया, उसने मेरी उंगलियां और कसकर पकड़ ली, तो नहीं। मैं दंग रह गया। जैसे ही स्थिति पूरी तरह बेकाबू होने वाली थी, अचानक एक कार कंपनी के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला। सफेद सूट पहने, चेहरे पर नकली कमजोरी पोते हुए एक आदमी उतरा। वो था इतो माकोतो। उसे देखते ही मेरे अंदर उम्मीद फिर से जाग उठी। हाँ, मेरा उद्धार करता आ गया। इतो माकोतो सीधे पत्रकारों के पास गया। चेहरे पर बनावटी दुख लाकर बोला, मीडिया के मित्रों, मैं रुयान का पुराना मित्र हूं। मैं जानता हूं कि जी बोदा उसका पति है। परिवार की बात बाहर नहीं लानी चाहिए, लेकिन यह मामला लियो ग्रुप और जनता के हित से जुड़ा है। अब मैं चुप नहीं रह सकता। उसने अपने ब्रीफकेस से एक फाइल निकाली और ऊपर उठा दी। मेरे पास जी बोदा द्वारा दाजू ग्रुप से भारी रिश्वत लेने के सबूत है। मैंने विदेश में अपने संपर्कों से उसका स्विस बैंक अकाउंट ट्रेस किया है। सबूत पक्के हैं। उसने मुझे देखा, शायद मेरे चेहरे पर घबराहट देखना चाहता था, लेकिन मैं मन ही मन उसका धन्यवाद कर रहा था। भाई, कमाल कर दिया, बस जल्दी करो और मुझे बर्बाद कर दो। अगले ही पल उसने फाइल खोली और बैंक स्टेटमेंट कैमरों के सामने दिखाया। देखिए, यही वो अकाउंट है। 6 महीने पहले इस खाते में दाजू ग्रुप की शेल कंपनी से $5 मिलियन ट्रांसफर हुए। कैमरे तुरंत कागज पर जूम कर गए। लेकिन तभी लियो ग्रुप का एक गंजा निदेशक अचानक चौंक गया। उसने चश्मा ठीक किया और कागज को ध्यान से देखा। 1 मिनट, ये अकाउंट नंबर कुछ जाना पहचाना लग रहा है। वो और करीब झुका। फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया। रुको, ये तो वही अनाम विदेशी खाता है जिसे पहले भी युनताओं ने उस विदेशी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया था। ये सुनते ही पूरा माहौल बदल गया। सभी की नजरें एक साथ भी युनताओं पर जा टिकी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। ठंडा पसीना पीठ तक भीग गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जब मैं खुद अपराध मान चुका हूं, तब कोई मूर्ख आकर ऐसा सबूत लाएगा जो उल्टा उसी को फंसा देगा। लियो रुयान भी तुरंत समझ गई। वो पलटी और ठंडी आवाज में बोली, बी युनताओ, ये क्या है? मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? और जी बोदा को फंसाने की कोशिश क्यों की? बी युनताओ पूरी तरह घबरा गया। वो कांपते हाथ से मेरी और इतो माकोतो की ओर इशारा करते हुए बड़बड़ाने लगा, नहीं, मैं नहीं, ये वही है। जरूर इन दोनों ने मिलकर साजिश की है। बी युनताओ घबराकर चीखने लगा, हाँ, उन्होंने ही नकली सबूत बनवाए हैं मुझे फंसाने के लिए। सही है, इतो माकोतो जरूर जी बोदा का साथी है। दोनों मिलकर मुझ पर इल्जाम डाल रहे हैं।
ये सुनकर इतो माकोतो खुद स्तब्ध रह गया। उसने उंगली अपनी ओर करके मानो पूछना चाहा, मैं उसका साथी? वो तो मुझे बर्बाद करने आया था और अब अचानक मेरा मददगार बना दिया गया था। इतना घटिया झूठ लियू रुयान भी नहीं मान सकती थी। अगले ही पल लियू रुयान तेजी से भी युनताओ के पास पहुंची और जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। मुझे अफसोस है कि मैंने कभी तुम्हें कंपनी में आने दिया। अब बाकी जिंदगी जेल में बैठकर पछताना। इतना कहकर उसने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही मिनटों में सायरन की आवाज पास आती सुनाई दी। पुलिस पहुंची, मामला समझा और सीधे बी युनताओ के हाथों में हथकड़ी डाल दी। बी युनताओ, आप पर पद के दुरुपयोग, व्यापारिक गोपनीयता लीक करने और झूठे आरोप लगाने का संदेह है। हमारे साथ चलिए। बस ऐसे ही बी युनताओ को पुलिस ले गई। जाते जाते वो मुझे और इतो माकोतो को ऐसी नजरों से घूर रहा था जैसे हमें जिंदा निगल जाएगा। लेकिन असली मजा तो अभी बाकी था। एक पुलिस अधिकारी को अचानक कुछ याद आया। वो मुस्कुराते हुए इतो माकोतो के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। सर, धन्यवाद। आपने जो अहम सबूत दिया उससे केस सुलझाने में बहुत मदद मिली। इतना कहकर पीछे से एक और पुलिस वाला एक चमकदार लाल सम्मान पताका लेकर आया और बड़े सम्मान से इतो माकोतो के हाथ में थमा दी। उस पर बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था, साहसी नागरिक। फिर एक पुलिसकर्मी ने जेब से 500 रुपए निकालकर उसकी हथेली पर रख दिए। ये आपके लिए इनाम है, ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से आभार है। इतो माकोतो एक हाथ में सम्मान पताका, दूसरे में 500 रुपए लिए वही जड़ हो गया। उसका चेहरा देखना बनता था। वो तो मुझे पूरी तरह खत्म करने आया था। मेरी बर्बादी पर कदम रखकर नायक बनना चाहता था। लेकिन न मुझे फंसा पाया, न लियू रुयान को पाया। उल्टा खुद मेरा रक्षक बन गया और पुलिस से सम्मान भी पा गया। उसके लिए ये किसी अपमान से कम नहीं था। पास खड़ी लियू रुयान ने हंसी रोकते हुए खांस कर कहा, वो इतो माकोतो, धन्यवाद। वो थोड़ी रुकी, फिर मुस्कुराई, मेरे पति की जान बचाने के लिए शुक्रिया। ये सुनते ही इतो माकोतो का चेहरा ऐसा हो गया जैसे खून की उल्टी कर देगा। उसने दांत भींचे, मेरी ओर घूरा और बेहद धीमे स्वर में बोला, जी बोदा, ज्यादा खुश मत हो। इस बार तुम बच गए, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारी किस्मत खत्म होने वाली है। इतना कहकर उसने सम्मान पताका जमीन पर फेंकी, कार में बैठा और तेजी से निकल गया। पूरी घटना वही समाप्त हुई। पत्रकारों को इतनी बड़ी खबर मिल चुकी थी, इसलिए वे संतुष्ट होकर चले गए। निदेशक भी माहौल बिगड़ने से पहले चुपचाप खिसक गए। तमाशबीन लोग भी धीरे धीरे हट गए। कुछ देर बाद कंपनी के नीचे सिर्फ मैं और लियू रुयान बचे थे। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले उसने अचानक मेरी पीठ पर जोर से मुक्का मारा। मैं लड़खड़ा गया और हैरानी से पलटा। लियू रुयान, तुम्हें क्या हो गया? लेकिन अगले ही पल मैं चुप हो गया। उसकी आंखें लाल थी, बड़े बड़े आंसू गालों पर बह रहे थे। वो रोते हुए लगातार मुझे मुक्के मारती रही। जी बोदा, तुम बेवकूफ हो। तुम्हें लगता है तुम कोई हीरो हो, अकेले सब अपने ऊपर लेकर बहुत महान लगते हो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हम पति पत्नी हैं। क्या तुमने सोचा भी, अगर मैं सच में तुम्हारी बात मान लेती, अगर दूसरा सबूत नहीं मिलता, अगर तुम्हें सच में पुलिस पकड़ कर ले जाती तो? वो हिचकियां लेकर रो रही थी। उसे इस तरह टूटते देखकर मैं भी कुछ पल के लिए सांस रोक बैठा। क्या ये वही बड़ी ठंडी सीईओ लियू रुयान थी? मेरी यादों में उसने कभी इतनी कमजोरी नहीं दिखाई थी। उसकी लाल आंखें देखकर मेरा वो दिल जो घर लौटने की चाह में पत्थर बन चुका था, एक पल के लिए सचमुच नरम पड़ गया। लेकिन मैंने तुरंत खुद को संभाला। नहीं, मुझे भूलना नहीं चाहिए। इतो माकोतो अभी भी बाहर घूम रहा था। पिछली 99 कोशिशों के अनुभव से मैं जानता था उसके पास अभी एक आखिरी चाल बची है। ऐसी चाल जिसने मुझे पूरे 50 बार सीधे मात दी थी। जब तक वो जिंदा है, मैं किसी भी हाल में लियू रुयान को पूरी तरह नहीं जीत सकता। और मेरा अंदाजा सही निकला, बल्कि उसकी बदले की कार्रवाई मेरी उम्मीद से भी तेज आई। अगले ही दिन कंपनी का संकट खत्म हो चुका था और मेरा तलाक प्लान फिर बर्बाद हो गया था। मैं बेचैन उठा, अब और इंतजार नहीं कर सकता था। मुझे खुद कदम उठाना था। मैंने घर से यह कहकर निकला कि थोड़ा घूमने जा रहा हूं, लेकिन असल में मैं उस मशहूर तलाक वकील से मिलने जा रहा था जिससे पहले ही गुप्त रूप से संपर्क कर चुका था। मैं एक सुनसान मोड़ पर चलते हुए यही सोच रहा था, क्या किसी अभिनेत्री को पैसे देकर रंगे हाथ पकड़े जाने वाला नाटक करूं, या फिर लियू रुयान से खुद ही पिट जाऊं ताकि तलाक आसान हो जाए। तभी मेरे सिर के पीछे अचानक भयानक दर्द उठा। पीछे से किसी ने जोरदार वार किया था। होश खोने से ठीक पहले मैंने बस एक आवाज सुनी, जी बोदा, तुम्हारा अंत आ गया। और फिर सब अंधेरा हो गया। पता नहीं कितनी देर बाद मेरी आंख खुली। जब होश आया तो मैंने खुद को मोटी रस्सियों से एक खंभे से बंधा पाया। चारों तरफ वीरान पहाड़ी जंगल था। हवा में गीली मिट्टी और सड़े पत्तों की गंध फैली हुई थी। मेरे बगल में एक और आदमी बंधा था, इतो माकोतो। वो भी होश में आ चुका था और सामने खड़े नकाबपोश गुंडों को देखकर डर से कांप रहा था। लेकिन मैं घबराया नहीं। उल्टा मेरे भीतर उत्साह उमड़ आया, क्योंकि मैं इस दृश्य को बहुत अच्छी तरह पहचानता था। यह था इतो माकोतो का आखिरी तुरुप का पत्ता, 2 में से एक को चुनो वाला अपहरण नाटक। पिछली 99 कोशिशों में उसने यही चाल खेली थी। नकली किडनैपिंग, नकली जानलेवा संकट, और फिर लियू रुयान को मजबूर करना कि वो चरम परिस्थिति में अपने दिल की असली पसंद चुने। और हर बार वो बिना झिझक इतो माकोतो को चुनती थी। फिर सिस्टम मुझे असफल घोषित कर देता था और मैं अपने असली संसार लौट जाता था। यानी ये मेरा घर लौटने का आखिरी टिकट था। थोड़ी दूरी पर एक परिचित आकृति खड़ी थी, लियू रुयान।
उसकी आंखें लाल थी। वो सामने खड़े चेहरे पर लंबे निशान वाले अपहरणकर्ता को घूर रही थी। तभी वो दागदार चेहरे वाला गुंडा मेरी ओर आया और जोर से लात मारी। जा गया। फिर उसने लियू रुयान की ओर मुड़कर दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, मैडम लियू, अब फैसला करने का वक्त आ गया है। उसने मेरी और इतो माकोतो की ओर इशारा किया। एक तुम्हारा पति है, दूसरा तुम्हारा पहला प्यार। तुम सिर्फ एक को बचा सकती हो। ये सुनते ही लियू रुयान की मुठ्ठियां कस गई। उसकी नजरें मेरे और इतो माकोतो के बीच डोलने लगी। जब उसने तुरंत जवाब नहीं दिया तो गुंडा हंसा। उसने एक सूटकेस खोला और उसमें से 2 इंजेक्शन निकाले। इनमें भारी मात्रा में सेडेटिव है। लगने के बाद अगर 10 मिनट के भीतर हार्ट स्टिमुलेंट नहीं मिला तो दिल बैठ जाएगा। यह कहकर उसने एक सुई मेरी बाह में घूम दी। ठंडी दवा मेरे खून में दौड़ गई। फिर दूसरी सुई इतो माकोतो की बाह में लगा दी। उसके बाद उसने तीसरा इंजेक्शन निकाला। उसमें पारदर्शी द्रव भरा था। दुर्भाग्य से हार्ट स्टिमुलेंट सिर्फ एक है। वो मुस्कुराया। चुनो मैडम लियू, अपने पति को बचाओगी या अपने प्रियतम को? लियू रुयान का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। ये हत्या है, तुम लोग कानून तोड़ रहे हो। लेकिन गुंडे ने घड़ी देखते हुए कहा, समय कम है, अगर फैसला नहीं किया तो दोनों मरेंगे। तभी इतो माकोतो ने अपना अभिनय शुरू किया। कमजोर आवाज में वो बोला, रुयान, मेरी चिंता मत करो, मैं तो वैसे भी बेकार इंसान हूं। जी बोदा को बचा लो। अगर तुम्हारे लिए मर सका तो यही मेरे लिए काफी है। उसका भावुक संवाद सुनकर भी मेरे मन में कोई हलचल नहीं हुई, बल्कि मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि मैं सच जानता था। मेरी बाह में जो इंजेक्शन गया था वो सचमुच खतरनाक दवा थी। लेकिन इतो माकोतो की सुई सिर्फ साधारण नमक का पानी। ये पूरा नाटक उसी का रचा हुआ था। और पिछली हर बार लियू रुयान ने उसे चुना था। यानी बस कुछ ही मिनटों में मिशन फेल, गेम ओवर, घर वापसी। मैं मन ही मन लगभग खुशी से झूम रहा था। लेकिन तभी इतो माकोतो का संवाद पूरा भी नहीं हुआ था कि लियू रुयान ने उसे बीच में रोक दिया। उसने बिना एक पल गवाए अपहरणकर्ता की ओर देखा और ठोस आवाज में कहा, मैं जी बोदा को चुनती हूं। हार्ट स्टिमुलेंट उसे दो। उसकी आवाज में जरा भी हिचक नहीं थी। उस क्षण मैं और इतो माकोतो दोनों पत्थर बन गए। मेरे दिमाग ने मानो काम करना बंद कर दिया। क्या उसने मुझे चुना? और वो भी बिना एक सेकंड सोचे? मैं स्तब्ध होकर उसे देखता रह गया। उधर इतो माकोतो के चेहरे का सारा बनावटी प्रेम एक झटके में टूट गया। उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो उठा। अगले ही पल वो उछलकर खड़ा हो गया। उसने खुद ही रस्सियां तोड़ी, मुंह की टेप फाड़कर फेंकी और पागलों की तरह चीखा, लियू रुयान, तुम्हें हो क्या गया है? मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा नाटक रचा और तुमने उसे चुन लिया। मैं तुम्हारा पहला प्यार हूं। तुम्हें मुझसे प्यार करना चाहिए था। तुमने उसे क्यों चुना? अब उसका असली चेहरा सामने था, बदसूरत, स्वार्थी और हिंसक। लियू रुयान स्तब्ध रह गई। वो कांपती आवाज में बोली, इतो माकोतो, ये सब तुम्हारी साजिश थी? तुमने ऐसा क्यों किया? वो ठंडी हंसी हंसा, क्योंकि ये आदमी तुमसे चिपका हुआ है, तलाक नहीं ले रहा। मैं भीतर ही भीतर चिल्लाया, भाई, अगली बार अपहरण से पहले जानकारी तो ठीक से जुटा लेना। तलाक तो मैं लेना चाहता हूं। साइन करने से इनकार तो तुम्हारी प्यारी रुयान कर रही है। लेकिन लियू रुयान अब गुस्से से कांप रही थी। इतो माकोतो, ये अपराध है, उसे तुरंत छोड़ दो। अगर उसे कुछ हुआ तो तुम्हारी सजा और बढ़ जाएगी। ये सुनकर इतो माकोतो हंसा, ऐसी हंसी जैसे उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। अचानक उसने गुंडे के हाथ से वो एकमात्र हार्ट स्टिमुलेंट छीन लिया। फिर पागलपन भरी मुस्कान के साथ लियू रुयान की ओर देखा। अगर वो मुझे नहीं मिल सकती, उसने इंजेक्शन कसकर पकड़ा, तो फिर उसे भी कोई नहीं पा सकेगा। इतो माकोतो पागलों की तरह हंसा। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखों से उसे मरते देखो। इतना कहकर उसने वो एकमात्र जीवन रक्षक इंजेक्शन जमीन पर पूरी ताकत से दे मारा। छन्नाक, कांच टूटने की आवाज गूंजी। मेरी आखिरी उम्मीद, वही दवा, टुकड़ों में बिखर गई। लेकिन वो यही नहीं रुका। इतो माकोतो ने अपहरणकर्ता पर चिल्लाकर कहा, इस औरत को भी मार डालो, सबूत मिटा दो। काम हो जाने पर मैं दोगुना पैसा दूंगा, तुम्हें विदेश भिजवा दूंगा। पर बात उल्टी पड़ गई। वो अपहरणकर्ता, जो अब तक उसका आदमी था, अचानक गुस्से से भड़क उठा। उसने इतो माकोतो के पेट में लात मारी और उसे जमीन पर गिरा दिया। दफा हो, मैं पैसा कमाने आया हूं, तेरे लिए हत्यारा बनने नहीं। फिर उसने इतो माकोतो को भी रस्सियों से बांध दिया। पहले एक को अगवा करना था, अब लगता है तुम तीनों ही पैसे वाले हो। 3-3 फिरौती मिलेगी, मजा आ जाएगा। इतो माकोतो खुद दंग रह गया। जिस गुंडे को उसने पैसे देकर बुलाया था वही उसके खिलाफ हो गया। एक पल में गुंडों और इतो माकोतो के बीच मारपीट शुरू हो गई। इस अफरातफरी का फायदा उठाकर लियू रुयान पागलों की तरह मेरी ओर दौड़ी। उसने अपनी बाह में छिपी छोटी सी चाकू निकाली और मेरे बंधन काट दिए। फिर उसने अपना मोबाइल मेरी हथेली में थमा दिया। जी बोदा, जल्दी भागो, मैं आने से पहले चुपके से पुलिस को फोन कर चुकी हूं। वे बस पहुंचने वाले हैं, मैं इन्हें रोकती हूं, तुम भाग जाओ। इतना कहकर उसने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं जानता था, अगर अभी भाग जाओ तो बच सकता हूं। दवा का असर खत्म होते ही मैं सुरक्षित हो जाता। फिर सिस्टम मुझे असफल घोषित करता और मैं अपने असली संसार लौट जाता। ये घर लौटने का सबसे नजदीकी मौका था। मैं भाग सकता था, सच में भाग सकता था। लेकिन मैं पीछे मुड़ा और उसे देखा, उस कमजोर सी देह वाली औरत को, जो अकेली उन हथियारबंद अपहरणकर्ताओं के सामने खड़ी थी, सिर्फ मुझे भागने का समय देने के लिए।
मेरे दिमाग में एक एक दृश्य कौंधने लगा। ऑफिस में उसका पागलों जैसा चुंबन, कंपनी के बाहर सबके सामने मेरा हाथ पकड़कर कहना मैं उस पर भरोसा करती हूं, अस्पताल में पहली बार मुझे पति कहना, और अभी बिना सोचे मुझे चुन लेना। एक एक याद बिजली की तरह गुजरती गई। मैंने धीमे से गाली दी, धत, इस बार तो सच में बुरा फंसा हूं। और अगले ही पल मैं भागा नहीं, मैं पलटकर उसकी ओर दौड़ा। मेरे शरीर में सेडेटिव असर दिखा रहा था, सिर घूम रहा था, पैर सुन पड़ रहे थे, नजर धुंधली हो रही थी, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। तभी एक गुंडे ने लियू रुयान के बाल पकड़ लिए। मैंने पूरी ताकत से दहाड़ लगाई और पागल बैल की तरह उस पर टूट पड़ा। उसे छोड़, मेरी टक्कर से वो पीछे जा गिरा और लियू रुयान छूट गई। लेकिन मेरी ये हरकत अपहरणकर्ता को पूरी तरह भड़का गई। उसने पास पड़ी क्रॉसबो उठाई। साले, आज कोई नहीं बचेगा। मैंने लियू रुयान को पकड़ा और बिना पीछे देखे भागने लगा। तभी फूक, एक तीर छूटा, लेकिन वो मुझे नहीं लगा। वो लियू रुयान के सीने में जा धंसा। वो दर्द से कराही और वही गिर पड़ी। मैं खुद भी दवा के असर से उठ नहीं पा रहा था। हम दोनों फिर पकड़े जाने वाले थे। तभी दूर से तेज पुलिस सायरन की आवाज गूंजी। पुलिस पहुंच चुकी थी। कुछ ही मिनटों में सारे अपहरणकर्ता पकड़े गए। इतो माकोतो भी गिरफ्तार हुआ और उसकी मौत विडंबना से भरी थी। जब पुलिस उसे जमीन पर दबोच रही थी, वो आत्तन फिर दिल का दौरा पड़ने का नाटक करने लगा। मुंह से झाग, शरीर कांपना, सब। लेकिन इस बार एक असली आपातकालीन डॉक्टर मौजूद था। डॉक्टर ने सोचा सचमुच हार्ट अटैक है। उसने बिना देर किए एक अतिरिक्त हार्ट स्टिमुलेंट इंजेक्शन निकालकर उसे लगा दिया। समस्या, इतो माकोतो को कोई बीमारी थी नहीं। एक स्वस्थ इंसान को इतनी तेज हार्ट दवा लगने का नतीजा, उसका दिल तुरंत बेकाबू धड़कने लगा। दोनों पैर तड़पे और अगले ही सेकंड वो वहीं मर गया। इतनी अचानक की कोई समझ भी नहीं पाया। जिस नाटक से वो मुझे मारना चाहता था, उसी ने उसकी जान ले ली। जब दोबारा मेरी आंख खुली, मैं अस्पताल के कमरे में था। मेरी चोटें मामूली थी, लेकिन लियू रुयान, उसकी हालत बहुत खराब थी। मोटे कांच के पार मैं उसे आईसीयू में लेटे देख सकता था। उसके शरीर में नलियां लगी थी। मॉनिटर पर धीमी बीप बीप चल रही थी। डॉक्टरों ने कहा उसके बचने की संभावना बहुत कम है। मैं खाली नजरों से उसे देख रहा था कि तभी मेरे दिमाग में परिचित आवाज गूंजी, डिंग, बधाई हो होस्ट, नायिका लियू रुयान का प्रेम स्तर 100% तक पहुंच गया है। जीवन मरण परीक्षा पूर्ण, मिशन सफल, इनाम 10 अरब युआन समकक्ष नकद। वापसी द्वार अभी खुल रहा है। काउंटडाउन शुरू। 10, 9, 8। मेरे सामने एक सफेद चमकता भंवर खुला। उसके दूसरी ओर मेरा असली संसार था। वो दुनिया जहां लौटने के लिए मैंने 100 बार पुनर्जन्म झेला था। बस एक कदम, सिर्फ एक कदम चलना था, सब खत्म हो जाता। सिस्टम बोला, होस्ट, कृपया शीघ्र निर्णय ले। मैंने आईसीयू में लेटी लियू रुयान को देखा। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और पहली बार मेरे कदम नहीं उठे। मैंने हमेशा सोचा था पैसा लेकर घर लौटना ही मेरी एकमात्र इच्छा है। तो अब क्यों? जब सब कुछ सामने है, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? मैंने आंखें बंद की। उसकी हंसी, उसके आंसू, मेरे लिए उसका पागलपन, सब सामने आ गया। और अंत में मैंने उस रोशनी वाले द्वार के सामने रुक जाने का फैसला किया। अगले दिन एक चमत्कार हुआ। लियू रुयान जाग गई। डॉक्टर हैरान थे। न सिर्फ वो होश में आई, बल्कि उसके सारे शारीरिक संकेत तेजी से सामान्य होने लगे, जैसे कल मौत के कगार पर वही थी ही नहीं। लेकिन मैं जानता था क्यों। मैं घर नहीं लौटा। मैंने 10 अरब का इनाम भी नहीं लिया। मैंने सिस्टम से कहा, सारा इनाम उसकी जान बचाने में लगा दो। अब वो अस्पताल के बिस्तर पर बैठी मुझे शांत नजरों से देख रही थी। मैंने सोचा शायद चोट से उसका दिमाग प्रभावित हो गया है, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराई, धीरे से बोली, जी बोदा, मुझे सब पता चल गया। मैं चौंका। क्या? उसकी आंखें हल्की नम हो गई। तुमने मुझे 100 बार जीतने की कोशिश की, पूरी 100 बार। तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। नायिका के प्रबल अनुरोध पर उसके साथ सभी चक्रों की स्मृतियां साझा कर दी गई है। मैं मन ही मन चीखा, धोखेबाज सिस्टम। जब मैंने होश संभाला, वो मुझे देख रही थी। उसकी आंखें लाल थी। धन्यवाद, आखिरी बार तुमने मुझे चुना। मैं उसके पास गया और हंसने की कोशिश की। शुक्रिया मत बोलो, तुम पर अभी मेरा 10 अरब बाकी है। वो पल भर के लिए चौंकी, फिर बहुत गंभीरता से बोली, ठीक है, मैं कंपनी को इतना बड़ा बनाऊंगी कि तुम्हारा 10 अरब लौटा सकूं। मैंने सिर हिलाया, फिर झुककर उसके होठों को चूम लिया और मुस्कुराकर कहा, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। मैं बड़ा दिल वाला आदमी हूं। मुझे एक फुटबॉल टीम जितने बच्चे दे देना, उसी को कर्ज चुकाना मान लूंगा।